नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और आज ये इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टूल्स वाला। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पे हम कंप्लीट और बिल्कुल डिटेल से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी करने वाले हैं। इससे रिगार्डिंग मैंने 20 आपको बेसिक क्लासेस डाली थी। तीसरा ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। नया चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। हर रोज आपको एक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास मिलती है और हर रोज आपको एक कंप्यूटर की भी क्लास मिलती है इस यूट्यूब चैनल पर। 70 की टेक्निकल थ्योरी, 10 का आपका कंप्यूटर और मैथ की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जो बच्चे एचएसएससी, एएलएम, एसए, जेईई की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका 1, 2, 5 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो अपनी इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाएंगे। तो आज इसकी ये लास्ट क्लास है। इससे पहले 4 क्लास का जितना भी हमने पढ़ा है, वो हम रिवाइज करेंगे क्योंकि बिना रिवीजन आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और न सिर्फ ये मैं कराऊंगा, ये आपको भी करना है। क्लास से पहले मैं कराऊंगा, क्लास के जस्ट बाद आपको करना है। और इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ फाइल, वन लाइनर और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर की क्लास की पीडीएफ फाइल, उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप हमारी ऐप पे जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और वहां एक कोर्स बना रखा है, मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रिकल ऑल यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ एंड वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू। उस नाम से एक फोल्डर है, उसमें इनरोल करके इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और जो बच्चा कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट लगाना चाहता है ना, कुल मिलाकर 50 मॉक टेस्ट जिनकी कीमत मात्र 99 रुपीज है, जिसमें 70 की टेक्निकल, 10 का कंप्यूटर, 10 की मैथ रीजनिंग, 10 की आपकी हरियाणा जीके और इंडिया, 70 से और 30 नॉन टेक्निकल, कुल मिलाकर 100 नंबर का ये आपका मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट 99 रुपीज में। और ये चीजें आपको साथ में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये लास्ट रिवीजन है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। संस्था कौन सी है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और ए फॉर है एडमिनिस्ट्रेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है जो आपके मानकों को निर्धारित करती है ताकि आपको आने वाले खतरों से संचेत कर सके। तो सुरक्षा, सेफ्टी क्या है, उसमें हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है: सामान्य सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और मशीनी सुरक्षा। और कहते हैं कि अच्छा शिल्पकार, अच्छा कारीगर वही है जो सुरक्षा के नियम का पालन करे। और सुरक्षा प्राथमिकता, मतलब प्राथमिकता देते हैं ना, अभी काम को प्राथमिकता दें या सुरक्षा को, तो ये कहा जाता है कि किसी भी काम में फर्स्ट प्रायोरिटी आपके हमेशा कर्मचारी की सुरक्षा को दी जाती है। फिर हमने देखा कि सामान्य सुरक्षा में जो जनरली सब पे लागू होते हैं, तो सही तरीकों का पता होना चाहिए, नियमों का आपको पता होना चाहिए, उपयुक्त उचित कपड़े पहनने चाहिए, मूर्खतापूर्वक आचरण नहीं करना चाहिए और कार्य संबंधी टूल को अच्छे से जांच लेना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा में आपको अपने शरीर की, बॉडी की सुरक्षा करनी है, तो आपको हेलमेट, आपको ईयरबड है ना, ईयरफोन या हेडफोन, आपको आई ग्लासेस, ग्लव्स या फिर आपको जूते और आपको अच्छे वाली जैकेट पहननी चाहिए ताकि आप अपने को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर बात करते हैं कि मशीनी सुरक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि मशीन की सुरक्षा के साथ साथ इंसान की भी सुरक्षा, व्यक्ति की भी सुरक्षा, कर्मचारी की भी सुरक्षा रहे। उसमें आपको खतरनाक हिस्सों को कवर कर लेना है, मेन स्विच आपको ऑफ कर देना है अगर मान के चलो कोई करंट की स्थिति आती है, और ऑटोमेटिक फीड से अलग कर देना है। और सुरक्षा गार्ड यानी कि आपको प्लेट लगा देनी है, चश्मा बोलते हैं उसे, चश्मा, चश्मा मतलब प्लेट लगा के ये इंडिकेट करना कि इस लाइन पे काम चल रहा है। फिर भी दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है जिसमें इंसान का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता और दुर्घटना में सबका नुकसान है। जिस व्यक्ति के साथ ये इंसिडेंस हुआ उसका, मशीन का, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का और मालिक का भी इसमें नुकसान ही है। तो दुर्घटना के कारण क्या है? तो हमने देखा दुर्घटना में अरुचि होना, आपकी अज्ञानता, जल्दबाजी, फिजिकली और मेंटली आपका प्रिपेयर ना होना, आपका वहां का वातावरण सेफ ना रहे, ठीक है। और ये कहेंगे कि असावधानी बरतना, आपके टूल्स, कार्य संबंधी टूल अच्छे से नहीं काम कर रहे और आपका प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ना होना आपकी दुर्घटना का कारण बन सकता है। फिर हमने देखा कि क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि दुर्घटना को कुछ निकुछ लगाया जा सके। तो प्रभावी व सही तरीके से कार्य करना, विद्युत का झटका लग जाए तो मेन स्विच को ऑफ कर देना, स्विच को सदैव फेज में लगाना, और अगर मेन स्विच पास ना हो तो आप कोशिश करो कि आप अपने हाथों को कवर करके सूखे डंडे या लकड़ी से उस व्यक्ति को लाइन से पृथक किया जाए, अलग किया जाए। दुर्घटना कैसे होती है, दुर्घटना के कारण क्या है, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, फिर भी उस पे नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, तो अब हमने कुछ साइन बनाए और वो साइन आपके कुछ ऐसे हैं कि आपको सुरक्षित रखेंगे।
उसमें इन साइनों को बनाने के पीछे 2 रीज़न थे। एक तो ये कि भई हर इंसान को ये समझ में आए, कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर इश्यू ना रहे और दूसरी बात अनपढ़ आदमी भी इनको देख के अपनी सुरक्षित रह सकता है। 4 प्रकार के साइन हैं, निषेधात्मक मतलब मना करना 0% अलाउड, आवश्यक चिन्ह मैंडेटरी है मतलब 100% अलाउड है, चेतावनी चिन्ह है जिसमें आप वार्निंग देते हो भाई आपकी जान को खतरा है और सूचना चिन्ह है मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप ये वाला काम करोगे तो आपका समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। तो इसमें क्या है इधर से ही बताएँगे निषेधात्मक मतलब 0% अलाउड है, तो वृत्तीय सेप और काँटा मार देंगे। हमने काँटा के पूरा क्रॉस अपनी मर्ज़ी से लगाया। आकृति कैसे रहेगी सफ़ेद पर्दे पर काली आकृति और लाल रंग की बॉर्डर और लाल का ही क्रॉस। मतलब क्या होता है मना करना। फिर आवश्यक चिन्ह है, यानी कि वो था 0% अलाउड ये 100% अलाउड है तो वर्तीय आकृति रहेगी, नीले पर्दे पर सफेद आकृति रहेगी। नीले पर्दे पर सफेद आकृति रह रही है इसका मतलब है कि ये आपको काम करना चाहिए। चेतावनी चिन्ह है, त्रिभुजाकार आकृति रहेगी और पीले पर्दे पर काला आकृति और काले रंग की बॉर्डर होगी। पीले पर्दे पर काले रंग की आकृति और काले रंग की आपकी बॉर्डर होगी। तो निषेधात्मक और चेतावनी में कलर आपके फोकस वाले होने चाहिए। तो वो हमने सफेद पे काला रखा है या पीले पे काला रखा है। बॉर्डर वहाँ लाल रंग की थी, यहाँ बॉर्डर काले रंग की है। फिर आपका है सूचना, सूचना में हरे पर्दे पर सफेद संकेत और आकृति कैसे रहेगी वृत्तीय बोलेंगे, वृत्तीय नहीं, आयत या वर्गाकार। आयत मतलब जिसमें 2 आमने-सामने की भुजा हो और वर्गाकार जिसमें चारों भुजा आपके बराबर हो। जल्दी से इन साइनों को देख लेते हैं, ठीक है? ये हो गए आपके निषेधात्मक, फिर हमने देखा ये आगे आपके हो गए क्या आवश्यक मैंडेटरी हो गए, फिर आपने देखा त्रिभुज में कौन सा ये हो गया आपके चेतावनी वाले और लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा ये हो गया आपके इंफॉर्मेटिव यानी कि आपको सूचना देने वाले। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट एड का जो बक्स होता है उसका कलर कैसा होता है रेड, साइन कैसा होता है प्लस, सफेद पर्दे पर प्लस का साइन आपके फर्स्ट है। क्या क्या चीज होनी चाहिए लिस्ट है इसमें एक बेहुदा चीज देके आपको फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। इसकी लिस्ट हमने बताई जिसमें आपकी बेटाडीन आपके कट लग गया उस पर लगा करने से इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकती है, आपकी पैरासीटामोल और आपकी आइब्रोफेन बुखार दर्द सूजन सिकुड़न उसकी सहायता देती है, एस्प्रिन खास करके सीने के दर्द और हल्के फुल्के दर्द से निवारक है, आपकी सिट्राजिन और एंटीहिस्टामाइसिन ये दोनों एलर्जी के लिए और बोर्नोल आपके जलने पे लगाने से वहां संक्रमण और आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। विद्युत झटका 90 वोल्ट या इससे अधिक वाला आपके लिए असहनीय हो सकता है और उसकी वजह से 90 वोल्ट वोल्ट 90 110 तो फिर आपको पता है कि भी ज्यादा हो जाएगा तो 90 वोल्ट पे आपके लिए दर्द असहनीय हो सकता है। तो क्या क्या चीज हो सकती है विद्युत के झटके से व्यक्ति के शरीर का मांस जल सकता है, कोई अंग में छाले पड़ सकते हैं, श्वसन रुक सकता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है और हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। वो 90 वोल्ट पे था। अब हमने धारा के सेंस में देखा तो हमने कहा मिली एम्पियर, एम्पियर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है जो 20 बेशक अच्छे खासे हट्टे खट्टे जुआन की मौत का कारण बन सकता है। तो 0 से लेकर 5 मिली एम्पियर आपका संवेदनशील होता है, 20 में दर्दनाक झटका लगता है, मांसपेशियों में सिकुड़न आती है, 50 मिली एम्पियर पर हृदयघात की संभावना रहती है, 100 मिली एम्पियर पर आपकी निश्चित मौत हो जाएगी और 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर पर 20 बेशक व्यक्तियों की मौत का कारण और 100 वाट के बल्ब को लाइटिंग अप करने में ये कारीगर है। आपको धारा के प्रभाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा में आपने जूते पहने थे, क्यों पहने थे? ताकि आपके प्रतिरोध बढ़े, वो धारा के मान को रोकेगा क्योंकि सर्किट पूरा होगा तभी आपके बॉडी से करंट गुजरेगा, तभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बॉडी का भी आपका टेम्परेचर, बॉडी का भी आपका प्रतिरोध है जिसको हम प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। तो शुष्क त्वचा का 1 से लेकर 6 लाख तक, गीली त्वचा का हम कहेंगे तो 1 से लेकर 1000 तक या 1000 ओम से कम। फिर अगर हैंड टू हैंड की बात करें तो 1 से लेकर 500 ओम तक और ईयर टू ईयर की बात करें तो मात्र 100 ओम तक आपका प्रतिरोध रहता है। I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर और अमेरिकन वोल्टेज के अनुसार 110 वोल्ट पे हमने सपोर्ट डिवाइड किया 110 बटा में 1 लाख मिनिमम 1 लाख लिया तो 1.1 मिली एम्पियर जिस पे आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या हमने डिवाइड किया तो 110 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर पर आपकी निश्चित मौत हो जाती है। तो ये कुछ हमने आपको ऐसे ड्राइव करके बताया। अब बात करते हैं गोल्डन आवर्स। दुर्घटना के जस्ट बाद आपके 30 मिनट को आप गोल्डन आवर्स कहते हैं, स्टार्टिंग के 30 मिनट को, क्योंकि उस टाइम को अगर आप निकाल देते हो तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें कोई आपके पेशेंट है तो उसको आपको संभालना है, देख-रेख करनी है। स्टार्टिंग के 30 मिनट आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे करेंगे? आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, सीपीआर देंगे लेकिन सीपीआर बंदा वही दे जिसको सीपीआर का नॉलेज हो। सीपीआर में आपके ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाती है बॉडी से और कहते हैं कि ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी नॉर्मल सी बात है कि सांस चलने ज़रूरी है। सांस ही रुक गई तो इसका मतलब सांस चल रहा है तो इसका मतलब आपका हार्ट भी
ब्लिंक कर रहा है, धड़क रहा है, क्योंकि सांस किसके वजह से, सांस के साथ ही आपका हार्ट का, लंग्स का फैलना सिकुड़ना, उसी के साथ आपका ब्लड का पंप करना और उसी के साथ ऑक्सीजन का आपके माइंड तक पहुंचना। कहते हैं कि 3 मिनट तक अगर माइंड तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो उस व्यक्ति का दिमाग निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑक्सीजन का चलना बहुत जरूरी है और इसमें सबसे अहम स्टेप कौन सा है, सीपीआर देना, बेसिक लाइफ सपोर्ट। पूरा नाम देखें तो डॉक्टर एबीसी बोल सकते हो या डॉक्टर डॉक्टर अब आसी। उसमें 3 अहम चरण उठाए तो एबीसी, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आप सीपीआर का यूज करते हैं। पूरा नाम क्या रहेगा, डी फॉर डेंजर, आप आजू बाजू चेक करो कि आप और आप जिस पेशेंट को बचा रहे हैं उसको कोई खतरा तो नहीं है। रिस्पॉन्स चेक करो कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, ले रहा है तो अच्छी बात, उसे बात करने की कोशिश करो, नहीं ले रहा है तो उसके एयरवे, वायु मार्ग को जांच करें, मुंह को देखेंगे, नाक को देखेंगे, अगर उसमें कोई कचरा बच रहा है तो हटा के फिर चेक करेंगे। फिर अगर उसकी ब्रीथिंग आपको सुन रही है तो ठीक है, नहीं सुन रही है तो आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे और सीपीआर वही व्यक्ति करे जिसको उसका नॉलेज हो। फिर हमने देखा कि कृत्रिम श्वसन की 4 विधियां हैं, इधर ही निपटाएंगे। सिल्वेस्टर सेफर, ये दोनों विधियां फॉरन नाम है, ये वाले नाम अच्छे हैं, मुंह से मुंह और मुंह से नाक। सबसे बेस्ट कहूं तो मुंह से मुंह विधि है, सबसे आसान कहूं तो सेफर, सेफर मतलब सेफ है। और जो सेल्वेस्टर है उसमें आप उसका एक नाम बोलते हैं लिफ्ट आर्म, आर्म को फैला के और चेस्ट प्रेस, ये नाम इसका सेल्वेस्टर है। सेल्वेस्टर में सीधा लेटाते हैं, मैंने याद करवाया था, सेल्वेस्टर में सीधा लेटाते हैं। सीधा लेटाएंगे तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के छाती में छाले होंगे, सीधा लेटाया जाता है और चेस्ट में छाले होंगे। 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करना और इस क्रिया को 12 से 15 बार दोहराना है। सेफर मतलब सबसे सेफ है तो उस व्यक्ति को उल्टा लिटाया जाएगा, उल्टा लेटा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी पीठ पे छाले हैं। और इस बात से ये भी इंडिकेट होता है कि सेफर सेफ क्यों है, क्योंकि वो व्यक्ति हाथ पाँव नहीं मार सकता, आप अपनी क्रिया को कर सकते हैं। इसमें भी 2 से लेकर 3 सेकंड तक प्रेस करना है और 12 से 15 बार इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है। मुंह से मुंह सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि इसे तुरंत प्रभाव से आप लागू कर सकते हो और इसमें आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुंह से आप सांस दो तो नाक को इसमें बंद कर लेना है। मुंह से नाक विधि तब यूज करते हैं जब आपके मुंह में ऐंठन वगैरह आ जाए, जवाड़े वगैरह जुड़ जाए, आप सांस नहीं दे पा रहे हो, तब आप अपने मुंह के बजाय उसे नाक से सांस देंगे, लेकिन यह सुनिश्चित कर ले कि आपका मुंह सांस देने के देते टाइम उसका मुंह बंद हो, क्योंकि आप नाक से सांस दे रहे हो तो कहीं मुंह से वापिस ना आ जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इस वजह से घबराना नहीं चाहिए, आप अपनी क्रिया को करते रहिए जब तक आपकी सुविधा ना आ जाए। तो ये सब आपको डायग्राम के माध्यम से मैंने सिखाया था, एक एक चीज को बताया था और सबसे बेस्ट है वो मुंह से मुंह विधि है और मुंह से नाक विधि को भी आप यूज करते हो। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। ये वो किट है जिसको 1948 में कारखाना अधिनियम के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन प्रभावी तरीके से इसका डबल करेंगे कर्मचारी कानून 1996 के तहत इसको सही तरीके से लागू करने के लिए बाध्य कर दिया, या फिर ये कहेंगे कि लोगों को ये बात समझ में आने लग गई कि इंसान का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और इसी के तहत सुरक्षित रहने में हमने देखा कि विसर की प्रोटेक्शन, आंखों की, कानों की, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब संसन के, पूरे बॉडी के, हाथ की और आपके पाँव की, ये चीजें आपने देखी, जिसमें आपने लिस्ट बनाई कि सर के लिए आप हेलमेट पहनेंगे, कान में आप कान मफ या कान प्लग लगाएंगे, आंखों के लिए आप सुरक्षित चश्मा पहनेंगे, सांस के लिए आप रेस्पिरेटरी या नोज मास्क पहनेंगे, शरीर पूरी बॉडी के लिए आप जैकेट या एस्प्रिन पहनेंगे, हाथ व बाजू के लिए आप क्या करेंगे, फाइबर दस्ताने पहनेंगे और पैर और टांगों की सुरक्षा के लिए आप सुरक्षित जूते पहनेंगे, मोटे शोल वाले। फिर हमने देखा कि आग, आग नया टॉपिक फिर स्टार्ट होता है। तो आग के लगने के पीछे 3 अहम चीज होती है, वो है ईंधन। ईंधन किस में आग लगेगी, कब लगेगी, जब टेम्परेचर उष्मा हीट ज्यादा हो, और आग जलती रहेगी कब तक, जब तक उसको ऑक्सीजन और ईंधन खत्म ना हो जाए। तो ये 3 चीजें, इन तीनों चीजों को अगर एक चीज को मैं ब्रेक कर दूं, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आग लगने के मुख्य कारण क्या है, तो ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। कोई एक चीज को मैं ब्रेक कर दूं, जैसे आप ईंधन को खत्म कर दो तो आग को भूखा मार दोगे, तो उसको कहते हैं स्टारवेशन। अगर आप किसको खत्म कर दोगे, अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हो, तो इसका मतलब अब वहां आप झाग वगैरह, रेत वगैरह डाल के जो बॉडी जल रही है उससे ऑक्सीजन के लिंक को तोड़ देते हो, उसको कहते हैं क्या, स्मूथरिंग करना, स्मूथ कर देना, बंद क्लोज कर देना। और फिर आपका कूलिंग, कूलिंग मतलब आपने उष्मा हीट ज्यादा थी उसमें ठंडा पानी डालकर उसके टेम्परेचर को कम कर देना, तो स्मूथरिंग और स्मूथरिंग सॉरी, सबसे पहले स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग, ये 3 प्रोसीजर है आग को रोकने, कोई एक फॉलो कर कर आप आग की चेन को तोड़ सकते हो। फिर ये मैंने बताया आपको, ये 3 स्टेप हो गए। आग किस किस में लगेगी,
किससे बुझा सकते हैं? पानी से बुझा सकते हैं, झाग से बुझा सकते हैं, सूक्ष्म पावर और गीले रसायन से बुझा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कहा कि पानी और झाग का प्रयोग कहाँ नहीं करना? विद्युत वाली चीजों में नहीं करना। सबसे बेस्ट कौन सा है? तो हमने बताया कि सबसे जो बेस्ट है वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप हर जगह किसका प्रयोग कर सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। फिर आपने टाइप ऑफ फायर फायर को देखा, जो सामान्यतः लगती है सूखी चीजों में वो टाइप ए है। सूखी चीजों के बाद जो गीली में लगती है वो बी है। सी फॉर मैंने कहा था कि आप ऐसे करो, सी फॉर स्पार्किंग, स्पार्किंग विद्युत में, लेकिन सी फॉर स्पार्किंग नहीं, एस फॉर स्पार्किंग होता है। लिंक बना के याद कर लिया। और के या अफ किचन में, के या अफ किचन में तो बच गई डी। डी बहुत ही कम लगती है, वो लगती है विद्युत में। क्या विद्युत में नहीं, सॉरी, धातु में लगती है। किसमें लगती है? धातु। तो ये हमने देखा सामान्यतः लगती है सूखी चीजों में। किसमें लगेगी? कपड़ा, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, पेपर में। गीली चीजों में लगती है तो ऑयल में लगेगी। फिर सी, सी फॉर स्पार्किंग हमने कहा विद्युत से लगेगी। ठीक है। डी धातु में लगती है और के या एफ हम कहेंगे किचन वाले में लगती है। फिर हमने देखा पानी और झाग का प्रयोग कहां नहीं करेंगे? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नहीं करेंगे। ये टाइप ए को बुझाता है, ये ए और बी को बुझाता है। याद करवाया था मैंने। ये आपका ए बी सी को बुझाता है। ड्राई पाउडर आपका सबसे पहले पानी, लिंक सीक्वेंस में याद रखो। पानी किसको बुझाएगा? पानी बुझाएगा टाइप ए को। फिर पानी के बाद झाग, पानी से झाग बनता है तो झाग बुझाएगा किसको? ए और बी को। ए और बी आपको ध्यान है कि ए मतलब सूखी चीजों में, बी मतलब गीली, गीली मतलब तो ऑयल, ऑयल ही गीला है, पानी में तो आग लगने से रही। और सी मतलब क्या है? स्पार्किंग मतलब विद्युत। तो जो आपका ड्राई पाउडर है वो ए बी सी तीनों प्रकार की आगों को बुझाएगा। ड्राई पाउडर डाल के हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। तो तीनों में से एक चीज तोड़ना। तीन कौन से? तीन चीज, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। तो तीनों में से एक चीज हम यहाँ ऑक्सीजन को रोक देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मेनली सब जगह यूज होती है। मेनली हम इलेक्ट्रिकल फायर्स, विद्युत में लगी आग, विद्युत से लगी आग को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और बेस्ट रहता है किचन, कमर्शियल किचन। फिर ये बताया कि पानी से, झाग से, ड्राई पाउडर से और कार्बन डाइऑक्साइड, ए बी सी, ए बी सी डी, के और या फिर अब सब में ये काम रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है, उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। फिर हमने देखा गीला पटा, गीली, गीला क्या है? केला, केले से छिलका, छिलका पीला। तो गीली रसायन उसका रंग पीला होता है। गीले रसायन का रंग पीला होता है। जो क्लास ए, ए मतलब जहां पर आपकी क्या है? सूखी चीजों में, सूखी चीज में आग लगे तो गीला कर देंगे, गीला रसायन डालेंगे। और किचन वाले में, किचन वाले को के या अफ कहते हैं। हेलोन, हेलोन में दो चीजों का मिश्रण है। एक तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक आपका ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है आपका हेलोन। और हेलोन आपके टाइप सी, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हेलोन, ये कौन सी आग को? सी प्रकार की विद्युत में लगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी आग को बुझाने में कारगर सिद्ध होता है। आग के लगने के कारण ढीले कलेक्शन, लागत दर, फ्यूजिंग रेटिंग सही से सेट नहीं करना, ओवरलोड के कारण और केबल कनेक्टर में इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से आपके आग लगने के कारण बन सकते हैं, जो टाइप सी प्रकार की आग है। अब यहां से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है। होप सो कि जिस प्रकार से आप देख लीजिए, स्टार्टिंग के 2 मिनट तो हमने बातें की थी, 15 मिनट में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। और पूरा चैप्टर रिवाइज 15 मिनट में कर लिया। और 15 मिनट से 15 या 20 लगा लो भाई, 20 मिनट से ज्यादा किसी भी चैप्टर रिवाइज करने का। तो जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाए आज, तो सारी पीडीएफ को खोल के लास्ट पीडीएफ में आप चले जाना, उसमें सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी। सारी खोल के रिवाइज करना। फिर इस चैप्टर के मैं वन लाइनर दूंगा, वो वन लाइनर पढ़ना। फिर इसी चैप्टर के मैं 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दूंगा, वो लगा देना। इस चैप्टर का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मेरे को कमेंट करके, होगा ही नहीं, आप तो बस सीधी मिठाई लेके आओगे, ये मेरा आपसे तो। अब आपको पता है क्या देखना है कि एक तो है भी सिलेबस को कवर करना, ये है सिलेबस को कवर करना। जो इसमें फुल फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको पहले बता दूं। एक तो ये पूछा जाएगा कि अग्निशामक सिलेंडर में का जब प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से चरण का यूज करते हैं? पास, पुल, एम, स्क्वीज और आपका स्वाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक आपका पूछा जाएगा कि 5S सेफ्टी के पर्पज से 5S में, ये 5S का कोई तीसरे एस का, चौथे एस का मतलब क्या है? फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है। एक आपका पूछा जाता है 5E धारणा, हालांकि मैं 5P भी बताऊंगा। 5E धारणा, इसमें पूछ लिया जाता है ई फोर, तीसरे ई का मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें अपना सिलेबस तो कवर करना ही है। तो सिलेबस कवर करने में हम देख रहे हैं कि भाई हमें कौन 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 सी चीज, कौन कौन सी चीज देखनी है। उसमें सबसे पहले रेस, रेस के बारे में क्या कहता है कि आग बुझाने के लिए उपयोग में होने वाली प्रक्रिया। आग लग गई कहीं तो वहां आग लग जाती है, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया को हम अपनाएंगे? तो उस प्रक्रिया का नाम है रेस। क्या नाम है जी? रेस। तो रेस में पहले आर, आर फॉर क्या होता है? रेस्क्यू।
यानी कि आपको बचाव, यानी कि आपको बचाव करना है, रेस्क्यू। हालाँकि बस आपको सिर्फ़ पढ़ना है इनको। फिर ए फॉर होता है अलार्म, यानी कि आपको चेतावनी देनी है, ठीक है? सी फॉर होता है कन्फाइन, ये सुनिश्चित करना है कि किस एरिया की क्या स्थिति है। और फिर सुनिश्चित करने के बाद आपको वहाँ से एक्सटिंग्विश यानी कि इवैक्यूएट करना है, यानी कि आप क्या बुझा सकते हो और कितना आप बचा सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये होता है रेस। मैं याद करवा दूँगा हालाँकि, लेकिन ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाता। सबसे पहले आर, आर फॉर रेस्क्यू, यानी कि जब आप आग बुझाने, आप मान लो वो कर्मी हो और आपकी जॉब लगी है और आपको आग बुझानी है। तो आप सबसे पहले वहाँ आएँगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भई कोई आदमी जो अभी चिल्ला रहा हो, सबसे पहले आप उसे बचाने की कोशिश करें। तो आप करेंगे रेस्क्यू, रेस्क्यू टीम आती है किस वजह से? रेस्क्यू मतलब बचाव करने की। फिर ब उसको बचाने के बाद आप अलार्म लगाओगे, फिर आप पूरे एरिया में अनाउंसमेंट करोगे। ये नहीं कि पहले आके अनाउंसमेंट करेंगे, अलार्म देंगे पहले, भई आग लग गई, दूर रहो। ये काम कर सकते हो नो डाउट, लेकिन अभी आपके सामने कोई व्यक्ति अभी 2-3 सेकंड में अगर आप लेट हो गए तो इसका मतलब आदमी तो जल सकता है, तो सबसे पहले आपने रेस्ट ली। फिर आपने अलार्म, उसके अगर आपके साथ कोई अलग कर्मी हो तो अलार्म दे सकते हो, चेतावनी दे दीजिए अब भी कि भई अभी आग लगी हुई है, एरिया अभी तक सुरक्षित नहीं है, आप दूर रहिए। यानी कि आग अभी भी लोगों को आप चेतावनी दे रहे हो, अलार्म। जैसे बाढ़, बाढ़ जब आती है तो मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी जाती है, बाढ़ आ गई बाढ़, आपने रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया, जानवरों को बचाया। अब भी आप अलार्म अपने गाँव के मंदिर में, गुरुद्वारे में, आपने पंजाब में हाल देखा होगा, या फिर रेस्क्यू टीम के द्वारा अलार्म्स स्पीकरों से, धत्तू रेडियो से बोला जा रहा है कि भई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अब भी है, बाढ़ अब भी और आग उक्स एक्स्ट्रा आ सकती है, तो आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ही रखिए, ऊँचे वाले स्थान पे रहिए, तो अलार्म दी। फिर कॉन्फाइन करना, आप एरिया की जाँच-पड़ताल करेंगे। आग लगी हुई है, कौन-सा एरिया अभी भी रेड ज़ोन में है, कहाँ अब भी आग और आगे ज़्यादा फैल सकती है, कौन-सा एरिया अब सेफ हो गया है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्फाइन करेंगे, सीमित करना, या फिर आप अंडरलाइन बाउंड्री कर देंगे कि भई इस एरिया में कोई एंटर ना करे क्योंकि यहाँ आग लगने की अब भी संभावना है, या फिर आग की लपटें यहाँ तक आ रही है। फिर आप सारा कुछ सुनिश्चित हो गया, रेड ज़ोन, ग्रीन ज़ोन सेफ ज़ोन, येलो मतलब जहाँ पर अब भी खतरा है, और रेड ज़ोन जहाँ पर खतरा ही खतरा है। तो फिर वहाँ से आप क्या बुझा सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, मतलब एक्सटिंग्विश करना और इवैक्यूएट करना। तो ये होगी रेस की फुल फॉर्म। रेस की फुल फॉर्म को मेरे साथ-साथ आप करेंगे। एक बार आपको रिवीजन के तौर पर ऐसे यहाँ देखना है। आर फॉर क्या रहेगा? सबसे पहले आर फॉर क्या रहेगा? आर फॉर रहेगा सर कि हम क्या करेंगे? हम लेके आएँगे आपकी सबसे पहले रेस्क्यू। क्या करेंगे सबसे पहले? सर हम रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम अलार्म देंगे। हमने अलार्म दिया, सबसे पहले जिसको बचाया जा सकता था सर उसको बचाया। फिर हमने अलार्म दिया और हमने कहा कि भई इस एरिया में एंटर ना करो, इस एरिया में एंटर ना करो। फिर क्या किया हमने? फिर हमने सीमित निश्चित किया, यानी कि हमने कॉन्फाइन किया। कॉन्फाइन करना मतलब सीमित करना। और लास्ट में हमने क्या किया? लास्ट में सर हमने जिस चीज़ को बचाया जा सकता था और जिसको बुझाया जा सकता था, मतलब एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट किया। तो ये होगी रेस्क्यू। हो जाएगी। आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछी जाती, फिर भी आप करके जाना, है ना? कोई भरोसा नहीं होता किसी चीज़ का। तो आर फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, फिर सी फॉर आपको करना कॉन्फाइन। कॉन्फाइन मतलब सीमित करना, निश्चित करना, और फिर लास्ट में एक्सटिंग्विश या फिर इवैक्यूएट करना। क्लियर है? एक बार फिर से आँख बंद करके सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे, ए फॉर अलार्म देंगे, फिर आप क्या करेंगे? सी फॉर क्या करेंगे? सी फॉर सर कॉन्फाइन करेंगे, और फिर लास्ट में ए फॉर एक्सटिंग्विश या फिर इवैक्यूएट करेंगे। क्लियर है भाई? अब ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। अग्निशामक सिलेंडर का उपयोग में लाने की विधि क्या है? तो उसके लिए जो मेथड है वो है जी पास। क्या है? पास। पी फॉर क्या होता है? पुल। सबसे पहले आप अपने सिलेंडर, इस सिलेंडर में कुछ भी हो, अग्निशामक के तौर पर वो आग बुझाने वाला हो सकता है भाई, पानी का सिलेंडर हो, झाग का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, सूखा रसायन हो, कुछ भी, है ना? सूखा रसायन तो चलो पाइप के थ्रू किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर आग बुझाने का कुछ इसमें है, जिसमें आप पानी, झाग, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? हेलोन कोई भी एक भरी जा सकती है। तो सबसे पहले इसको पुल खींचेंगे ऐसे, टक की आवाज़ आएगी, टक, खींचेंगे इसको। फिर आप क्या करेंगे? एम निशाना लगाएँगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एम वाला। कुछ लोग ना लपटों पे यहाँ निशाना लगाते हैं। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब यहाँ निशाना लगाएँगे, आग के जलने का पेंटर पॉइंट तो ये है, यहाँ से आग जल रही है। निशाना आपने पानी का यहाँ लगाया, तो ये पानी तो इधर जाके गिरेगा। तो लपटों-लपटों को तो आपने शांत कर दिया, लेकिन आग तो नीचे से जलती रहेगी। तो निशाना लगाना एम है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले पुल किया, फिर एम। एम कहाँ करेंगे? एम वहाँ करेंगे जहाँ पर आपका ओरिजिन हो। ओरिजिन मतलब जहाँ से आपका ईंधन जल रहा है। यहाँ से अगर आग जल रही है, तो निशाना भी आप यहीं लगाएँगे।
ठीक है? निशाना लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, यानी कि दबाएँगे। इसको ऐसे याद करेंगे, एस फॉर स्क्वीज़ और एस फॉर स्वेप, यानी कि दोनों एक ही शब्द है। तो सर हम इसको कैसे याद करें ताकि पेपर में भूले ना? आपको पता है क्या करना है? आपको ये करना है कि आप किसी गाड़ी को धो रहे हो, गाड़ी को धो रहे हो और पाइप ले रखी है आपने हाथ में, तो पाइप में पानी आया ही नहीं, तो ऐसे स्वीप करने का, घुमाने का फ़ायदा ही क्या है? पहले क्या आएगा? पहले पानी आएगा और पानी कब आएगा? जब आप दबाओगे। यानी कि आपने क्या करना है, सेकंड थर्ड स्टेप पे है, वो आपका है हैंडल दबाना, यानी कि स्क्वीज़ करना, दबाव से, उस हैंडल को ऐसे दबाना। ठीक है? और जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ होती है, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल जब डालता है तो उसको दबाता है ना हैंडल को, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्क्वीज़ दबाना। और दबाने के बाद अब आग का मेन जो पॉइंट था, मान लेते हैं ये वाला, यहाँ से आपने आग को बुझा दिया, ठीक है? यहाँ से अब आपने आग को बुझा दिया, लेकिन आजू-बाजू वाले पूरे एरिया को कवर करेंगे, ठीक है? फिर उसको सर्वाइव करेंगे ऐसे। समझ गए? तो इस प्रकार से ये स्टेप आपको कवर करने हैं। सबसे पहले पुल टक की आवाज़ आएगी, पुल करने के बाद आपको क्या करना है, एम करना है। वहीं पर आप निशाना लगाएँगे जहाँ से मेन आपकी लपटें उठ रही है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप स्क्वीज़ करेंगे, दबाएँगे, यानी चालू करेंगे और फिर आप इसे घुमाएँगे और आपकी आग बुझ जाएगी। तो ये 3 चारों शब्द में आपसे पूछा जाता है कि आग बुझाने अग्निशामक सिलेंडर का उपयोग करने पर सबसे पहले पी स्टैंड फॉर क्या होता है? ये पेपर में भर-भर के पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि पी स्टैंड फॉर क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, पुल। पुल मायने खींचना, खींच के उसे खोल लेंगे। फिर एम करेंगे, निशाना लगाएँगे। फिर आप क्या करेंगे, दबाएँगे यानी कि स्क्वीज़ करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, स्वाइप करेंगे, यानी कि चारों तरफ आप अपनी उस अग्निशामक सिलेंडर से चीज़ों को बुझा देंगे। तो ये पास, पुल, एम, स्विच और फिर क्या, स्वीप स्वीप। उससे पहले क्या था, रेस, आर फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, सी फॉर क्या करना, अब हम उस चीज़ को सीमित कर रहे हैं। सीमित करने को क्या कहते हैं, कॉन्फाइन। और लास्ट में है ई, ई फॉर क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट। क्लियर है भाई? ये नहीं पूछा जाता, ये वाला विशेष करके ध्यान रखना। अब है जी, विद्युत कार्य के दौरान अगर आग लग गई, तो आग बुझाने वाले को किन-किन चीज़ों का ध्यान करना है? विद्युत कार्य के दौरान आग लगने पर फायर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक वर्क क्या करना चाहिए कि भाई आप आग भी बुझा पाओ और आपकी जान को भी खतरा ना हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले भी आया और अब भी बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो स्विच ऑफ करें। आप विद्युत से, आप इलेक्ट्रिक कार्य में आग लगी है, घरों में लगी है, तो भी चलो फिर भी वहां भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले अपने घर की सप्लाई को काटें। लेकिन अगर जहां ये पता ही है कि सारे आपकी इलेक्ट्रिकल वायर है, तो वहां पर तो आपका सबसे पहला काम, फिर यह कन्फर्म हो जाए, 100% से बड़ा कोई परसेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहेंगे 101% कन्फर्म हो जाए, तभी आप पानी डालें। पानी, झाग डाल सकते हैं, क्योंकि पानी से ही झाग बनेगा। तो तब आप झाग डालेंगे, पानी डालेंगे, अदरवाइज़ आप किसका प्रयोग करेंगे? आप सूखी रेत और बालू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब तक आप कन्फर्म नहीं हो कि भई पानी की तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेन स्विच ऑफ हो गया है। इन्वर्टर वगैरह है तो और भी वहाँ पर आपको ध्यान होगा कि इन्वर्टर वगैरह के कनेक्शन कट हो। फिर काम को करने से पहले मान लेते हैं कि भई कहीं पर आग लगी है या फिर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, तो फिर वहाँ पर कोई और लोग, आपने सप्लाई काट दी, है ना? सप्लाई काट के आप अपने उस अंदर आ गए पावर हाउस के, आप आग बुझाने लग गए और पीछे से आया कोई और उसको नहीं पता लगा कि अंदर तो भई कोई आग बुझा रहा है और उसने पीछे, तो जब सप्लाई काटो, तब आपको वहाँ चश्मा चश्मा बोलते हैं कि ले प्लेट लगा देना। प्लेट पे इंडिकेशन लगा देना कि यहाँ अंदर व्यक्ति काम कर रहा है, इस लाइन पर व्यक्ति काम कर रहा है, इस लाइन पे काम चल रहा है, कारीगर काम कर रहा है, कुछ भी लिखिए। ये तो लिखने का टाइम नहीं होगा सुंदर-सुंदर राइटिंग में अब, कि अंदर आग लगी है, कृपया करके हैंडल दोबारा से मत लगा दीजिए। कहने का मतलब, तो आपकी प्लेट ऑलरेडी, उसको चश्मा बोलते हैं, सूचना चश्मा, वो लगा देना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत खतरा। और आपको कार्य संबंधित बेल्ट ज़रूर, सेफ्टी तो पूरी रखनी है। आपको हेलमेट भी पहनना है, ग्लव्स भी पहनने हैं, रेस्पिरेटरी, क्योंकि धुआँ वगैरह भी उठेगा, वो भी पहनने हैं आपको, जूते भी पहनने हैं कि क्या पता कहाँ से फीडबैक आके और मतलब बैक मार के आपको करंट लग जाए। कहने का मतलब सेफ्टी रखनी है और सेफ्टी में बेल्ट आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलो हाइट पर कोई अग्नि बुझा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका बेल्ट होगा। ज़्यादातर हमने देखे हैं जो शॉक लग जाते हैं, शॉक एक कारण होता है नो डाउट मौत का, लेकिन शॉक लगने के बाद जो इंसान नीचे गिरता है, क्योंकि वो बेचैन होके गिरता है ऐसे सर के साथ, तो उसके सर फटने से ज़्यादातर मौत होती है देखिए, इस वजह से आपको बेल्ट मस्ट है, बेल्ट लगाना है। इसका डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज ज़्यादा है। तो हमें क्या कह रहे हैं कि विद्युत कार्य के दौरान आग लग जाने पर क्या-क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए? हमें तुरंत परिपथ का मेन स्विच क्या कर देना चाहिए? ऑफ कर देना है। मेन स्विच क्या कर देना? ऑफ कर देना है। यदि आवश्यक हो तो सूखी रेत या बालू फेंक कर आग बुझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अगर वहाँ अवेलेबल है तो।
नहीं तो यदि मेन स्विच अगर ऑफ न हो, मेन स्विच ऑफ ना हो तो पंगा ना ले, सप्लाई चालू हो तो कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वरना आपकी भी जान जा सकती है। कार्य करने से पूर्व पोल पर क्या लगा देना चाहिए? सूचना चश्मा लगा देना चाहिए, चश्मा लगा देना चाहिए, सूचना चश्मा, चश्मा नहीं चश्मा लगा देना चाहिए। इसका मतलब होता है प्लेट लगा देनी चाहिए कि कृपया करके ध्यान दें, कार्य हो रहा है, कार्य प्रगतिशील है। ऐसे आपने रोड पे देखे होंगे ना, आगे ध्यान से चलिए, आगे मत जाइए, आगे कार्य प्रगति पे। कार्य संबंधी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अति आवश्यक है, कार्य संबंधी सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अति आवश्यक है। तो विद्युत कार्य के दौरान आग लगने पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेन स्विच ऑफ हो, सूखी रेत बालू का प्रयोग करेंगे। मेन स्विच ऑफ न हो या फिर कंफर्म ना हो तो आप पानी या फिर झाग का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी पोल पर काम करने से पहले उस पर सूचना चस्पा लगा देना चाहिए कि व्यक्ति काम कर रहा है, कृपया करके ध्यान दीजिए। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, और इसके लगाने के साथ साथ ना, जैसे ट्रांसफॉर्मर में हैंडल डाउन करते हैं, लगाते हैं, डाउन करते हैं, तो भाई लॉक ही कर देना चाहिए, लॉक ही कर देना चाहिए, और चाबी अपने पास रखनी चाहिए। कहीं भी कभी आना, ऐसे भी बेवकूफ लोग होते हैं, ऐसे ही कोई लगा गया हुआ प्लेट, तो ले लगा दिया हैंडल, पटाखे बोल जाते हैं, तो लॉक कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपका हैंडल दोबारा ना लगा दे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है जी, सुरक्षा मापदंड के तहत कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। उसमें जो दो अवधारणाएं हैं, एक आपकी 5S जो बहुत बार पेपर में फुल फॉर्म से रिलेटेड, एक और है 5E। इनको हम याद करेंगे, बाकी हमने पीछे वाले भी याद करवाने की कोशिश की है। रेस्क्यू अलार्म, फिर आपका सी फॉर क्या होता है? सी फॉर रेस में हम फुल फॉर्म देख रहे थे, तो सी फॉर क्या था? कंफाइन करना, और ई फॉर एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट करना। फिर हमने पुल, ये तो हमने याद ही कर ली कि सबसे पहले टक खोलेंगे, पुल करेंगे, फिर एम करेंगे, फिर दबाएंगे और फिर स्वेप करेंगे, यानी स्क्वेज और स्वेप करेंगे। लास्ट वाले दो शब्द आपको ध्यान रखना है। अब इनको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि बंदों को बहुत कंफ्यूजन होती है। 5S सारे नाम एस से, 5E सारे नाम आपके ई से, तो इनको मैं याद कराऊंगा। बार बार लिंक बना के रिपीट करें, कोई पहले से कोई ट्रिक नहीं लेके आया, लेकिन हम यहाँ क्लास में ही कोशिश करेंगे कि वो आपको याद हो जाए। सुरक्षा मापदंडों की अवधारणा में सुरक्षा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां खतरों की पहचान और जोखिम प्रबंधन को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को नुकसान या संपत्ति को नुकसान के जोखिम को कम किया जाए। बस ये जस्ट पढ़ना है, किताबी ज्ञान है। सुरक्षा उपाय में जोखिम को कम करने, खतरों को कम करने और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उपाय, प्रोटोकॉल को प्राथमिक प्रथाओं प्रथाओं को लागू करना शामिल है। मतलब क्या करना चाहिए भाई? ये देखना चाहिए कि भी कहाँ कहाँ जोखिम कम है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ जहाँ जोखिम कम है वहां पर भी हमें प्रोटेक्शन तो रखनी है, लेकिन वहां से हम कार्य को ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ पर खतरे ज्यादा है वहां पर आपको नो डाउट भाई प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको और विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अपना क्या है? ओवरऑल अपने आप को बचाना है, ओवरऑल अपने आप को बचाना है। तो सुरक्षा मापदंड की दो अवधारणाएं बहुत ज्यादा प्रचलन में है। पहली जो अवधारणा है वो है आपकी 5S, और दूसरी जो अवधारणा है वो है आपकी 5E। तो 5S और 5E, ये जापान की जो धारणा है 5S और 5E, इस 5S के जेपनीज नाम भी है, वो नाम भी मैं यहाँ लिखूंगा। पढ़ लेना, इनको याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात। सबसे पहले जो 5S में, ये फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं इधर। सबसे पहले 5S, पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस और पांचवा एस, ये बनाते क्या है? तो पहला बनाता है जी सॉर्ट, क्या बोलेंगे? सॉर्ट, चीजों को सॉर्ट आउट करना। फिर है जी उनको ऑर्डर में लगाना, तो सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। पहले सॉर्ट करना, चीजों की छंटनी करना, फिर उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में लगा देना। फिर उसमें क्या करना? फिर उनको साइन करना, चमक लेके आना, साइन करना, चमक लेके आना, ऐसे याद कर सकते हो। साइन करने का मतलब होता है कि उनकी देख रेख करके उनको सही मायने में, क्योंकि सबसे पहले तो हमने देखो, ऐसे समझो कोई कबाड़ की दुकान है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मायने कुछ और है। सबसे पहले ऐसे सोचेंगे कि कोई कबाड़ की दुकान है, उस कबाड़ की दुकान में आपने कुछ चीजें छांटनी है, तो सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, चीजों को क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद फिर आप उन्हें क्या करेंगे? आपने बहुत सारी जो जुट जुट की चीजें थी भाई, इसकी कंडीशन ठीक है, उनको निकाल दिया। निकालने के बाद आप इनको ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, भाई ये किचन का सामान है, किचन में यूज हो सकता है, ये अपने घर में डेकोरेशन के तौर पर यूज हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भी मैं मैकेनिक का काम करता हूँ, तो मेरे मैकेनिक के काम में इनमें से कोई पुर्जा यूज कर लूँ। ये भी जो है रद्दी वाली चीजें, जिसमें आपके कोई किताबों से संबंधित है, भाई इसमें ना जीके की एक मेरे को बुक मिल गई, तो मैं इसको उठा के पढ़ ले लेता हूँ, हो सकता है पढ़ाई में काम आ जाए। तो सबसे पहले सॉर्ट, छंटनी करना,
फिर उसे सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगा लेना कि ये काम, ये काम, ये काम इन इनमें चीज़ों में आ सकते हैं। फिर उनको साइन करना, भई उनकी साफ-सफाई तो करेंगे, है ना? आपको पता है आपने कचरे से निकाली है, कूड़े-करकट से निकाली है, कबाड़ से निकाली है तो साइन करना। ये देखो ऐसे साइन करना, साइन कर रहे हैं, ठीक है? फिर साइन करने के बाद उनका स्टैंडर्डाइज़ करना। भई अब आपने अपने घर पे ले आए, अब आप लोगों को थोड़ी ना बताएँगे भई ये तो मैंने कबाड़ से ख खरीदा है। स्टैंडर्डाइज़ करना मतलब उस चीज़ का स्टैंडर्ड बना देना। कोई जिल्द वगैरह चढ़ा देना किताब है तो, किसी पे रंग रोगन कर लेना, किसी को चमक में उसको रेग मार्क लगा के उसको अच्छे से चमकाना। यानी कि अपने घर में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, घरों में भी तो ऐसे ही करते हैं चीज़ों को हम जो पुरानी चीज़ है और उसको चाहते हैं कि भई इसको ये रियलाइज़ ना हो लोगों को भी ये तो पुरानी चीज़ है, तो हम उसको अच्छे वाला पेंट वगैरह मार के, साइन वगैरह करके उसको तो स्टैंडर्डाइज़ करना और लास्ट में उस इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना। भई कोई भी चीज़ ना मिस आउट ना हो, जैसे सेट इन ऑर्डर है, ये ना बिगड़े, आप उसे समय-समय पे साइन करते रहें, समय-समय पर उसका स्टैंडर्डाइज़ मानवीयकरण, मानवीयकरण का मतलब होता है कि भई उनका प्रस्तुतिकरण, लोगों के सामने उसको रिप्रेज़ेंट करो, तो भई कुछ ऐसे करो कि भई लगे कि भई हाँ, ये चीज़ें जीवित ही है, ऐसे समझ लीजिए। बाकी मैं याद कराऊँगा, एग्ज़ाम्पल ये देखो डायग्राम है अपने पास, एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन पहले मैं 5 एस की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि अपने को याद हो जाए। और लास्ट वाले में कौन-सा है सस्टेन, सस्टेन मतलब इन ऊपर वाले स्टेप को मेंटेन करके रखना, बनाए रखना। कोई भी 1 या 2 चीज़ इधर से उधर ना हो ताकि अपने व्यवस्था ना बने। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चीज़ों को छँटनी करना, सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। सबसे पहले चीज़ों को क्या कर लिया? सॉर्ट आउट कर लिया। सॉर्ट आउट करने के बाद इन्हें सही से प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में लगा दिया, सेट इन ऑर्डर। फिर उसकी साइन को मेंटेन किया, चमक लेके आए। फिर स्टैंडर्डाइज़ किया, उसका मानवीयकरण कर दिया, प्रस्तुतिकरण कर दिया और इन सारी चीज़ों को हमने सस्टेन यानी कि हमने उनको बनाए रखना है। हिंदी में बताइए लेकिन पेपर में तो ऐसे ही आएँगे कि 5 एस सुरक्षा के मापदंड के तहत 5 एस अवधारणा में तीसरा एस क्या बताता है? तो ये पहले लिख लेने अपने को। सबसे पहले सॉर्ट करना, छाँटना कबाड़ की दुकान से। फिर उन पूरे मान लो आपने 100 सामान छाँटे, कबाड़ की बड़ी शॉप थी उसमें से आपने 100 चीज़ों को छाँटा। फिर उनको क्या कर लेना सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगा लेना भई ये अपने किचन में काम आएगी, ये मेरे गैराज में काम आएगी, ये वाली चीज़ है ये मेरे पढ़ाई में काम आ सकती है, ये वाली चीज़ मेरे घर में काम आ सकती है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये ऐसे ही ले लेते हैं, कि ये सुंदर दिखने में डेकोरेशन में काम समझ गए? फिर है उसको क्या करना साइन उनको चमकाना। पहले सॉर्ट छँटनी करना, फिर ऑर्डर लगा लेना व्यवस्थित तरीके से, फिर उनके साइन करना, चमकाना उनको। फिर उनका स्टैंडर्डाइज़ेशन मानवीयकरण करना, आप अपने घर पे ले गए, चीज़ों को रख दिया और लोगों के सामने कुछ ऐसे रिप्रेज़ेंट करना, नहीं है भई खरीद लो। आपकी शॉप है तो आप चाहते हो उसको खरीद लें। कबाड़ की दुकान से उठाया और आप उसे बेचना चाहते हो, तो उनका स्टैंडर्डाइज़ेशन मानवीयकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना और फिर इन सारी चीज़ों को इसी ऑर्डर में क्या करना सस्टेन फिर से जाएँगे उसी कबाड़ की दुकान पहले सॉर्ट करेंगे, छाँटेंगे, फिर उनको सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगा लेंगे भी कौन-सी चीज़ कैसे काम आ सकती है, फिर उनको चमकाएँगे, फिर उनका लोगों के सामने मानवीयकरण, प्रस्तुतिकरण करेंगे और फिर से जाएँगे कबाड़ की दुकान ठीक है? तो सॉर्ट का जो सबसे पहले है उसको क्या कहा जाता है? ये जापानीज़ है मैंने बताया तो उसको बोलते हैं शरीन। क्या बोलते हैं? SEIRE शरीन ये सिरी क्या बोलते हैं? सिरी। तो सॉर्ट सिरी है। सॉर्ट क्या है? सिरी है। आपको ये याद रखना है तो ठीक है, नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं मैंने बताया वही आपके फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है। एक बार है ना आप पीछे की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड जितने भी पेपर सेट आज आज से पहले कहीं न कहीं किसी भी सेंटर में हुए हैं, यानी किसी न किसी स्टेट में हुए, उसमें एक बार ये आया भी है। जैसे मत सोचना नहीं आया हुआ है। तो अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहला कौन-सा है? सिरी। शॉर्ट मतलब सिरी, सिरी, है ना? किसी का नाम हम स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करेंगे? सिरी से करेंगे, सिरी। सबसे पहला स्टेप हो गया सिरी। चलो कोशिश करूँगा मैं याद हो जाए आपको। सिरी के बाद है दूसरा शॉर्ट सेट इन ऑर्डर, उसको बोलते हैं कीटोन क्या बोलते हैं कीटोन बड़े अजीब से नाम है ये ना कीटोन क्या बोला जाएगा उसे कीटोन कीटोन SEITON यानी कि किसी को श्री कह रहे हैं तो आप उसकी टोन बना रहे हैं टोन अच्छी लगाई आपने श्री कह रहे हैं श्री कह के आप किसी की टोन अच्छी लगा रहे हैं तो श्री श्री लगाया तो भाई इसका मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपकी टोन बहुत अच्छी है तो बोले टी टोन श्री श्री मतलब क्या है श्री श्रीमान श्रीमती है ना श्री लगा रहे हैं तो आपकी टोन बहुत अच्छी है टी टोन फिर है जी सीसो क्या है सीसो सच बता रहा हूँ मैंने इनको पहले कभी नहीं याद किया और ना ही मेरा मकसद होता है इनको याद करना या करवाना लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं एक बार आया हो सकता है अपने एग्जाम में भी आ जाए दूसरा आपका सीसो सीसो तो किसी ने आपको किसी आपने किसी को सिरी बोला
इसका मतलब आपकी टोन बहुत अच्छी है। तो भाई किसी को सिरी बोलने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई तेरे को तो कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं, तो उसने आज कैसे रिस्पेक्ट मिली? तो भाई आदमी बंदा तो चढ़ गया, महिलाएँ तो और ज़्यादा चढ़ जाएगी, तो वो किसके आगे खड़ी आ जाएगी? शीशो, शीशो के आगे जाके खड़ी हो जाएगी। किसके आगे? ईमानदारी से कह रहा हूँ, सरस्वती माता की कसम, मैंने पहले कोई प्लान नहीं किया था कि ऐसे कोई शब्द, कहने का भावार्थ ये है कि चीज़ों को अगर लिंक बना के याद करोगे ना, तो मैं क्या, तुम खुद भी किसी भी चीज़ को बहुत बखूबी कर जाओगे। और ये सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट की बात नहीं है, लाइफ में हर जगह काम आएगा। चीज़ों को टैकल करना, चीज़ों को मुसीबत की घड़ी में रास्ता ढूँढना, है ना? मुश्किल से मुश्किल कार्य में से कुछ ऐसे स्टेप ढूँढना जिससे हम चीज़ों को स्टार्ट कर पाएँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुश्किल वाले स्टेप को भी काट पाएँ। तो ये लाइफ में हर पड़ाव में लागू होता है। तो किसी को सीढ़ी कहा, इसका मतलब आपकी टोन अच्छी है, तो अगले की तो चढ़ाई होगी, वो आपका क्या देखने लग गया? शीशो, शीशो देखने लग गया, शीशा देखने लग गया। फिर है साइन करने के बाद स्टैंडर्ड, और साइन कर रहे हैं, चमक आ रही है, किसकी चमक? शीशे की चमक। ऐसे भी याद कर सकते हो। साइन, साइन किसकी? शीशे की। पहला सोर्ट, सोर्ट किया सीढ़ी को, ठीक है, सोर्ट किया सीढ़ी को, छंटनी कर दी सीढ़ी, कैसे भी लिंक बना दे दीजिए। सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगा रहे हैं किसको? सिस्टोन, सिस्टोन, टोन को ऑर्डर में लगाइए, टोन को ऑर्डर में लगाइए, ऐसे याद कर लो। आपकी जो टोन है भाई, उसको सही प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में लगा के आइए, वरना आपको इस कंपनी में नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले सोर्ट, सोर्ट कर रहे हैं सीढ़ी को, सोर्ट कर रहे हैं सीढ़ी को। फिर है कौन सा? सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगा रहे हैं किसके? टोन को, सिस्टोन। और फिर कौन सा है? साइन, साइन कर रहे हैं किसको? शीशे को, साइन चमका रहे हैं उसको, कागज वगैरह मार के, है ना? जो आपका क्लीनर आता है वो मार के उसको क्या कर रहे हैं? साइन कर रहे हैं किसको? शीशों को, शीशों को साइन कर रहे हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, मानवीकरण, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसका है ये वाला नाम, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, क्या नाम है? सी, सी की टेसु, के टेसु, क्या नाम है यार, पढ़ लेना ये। हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? के टेसु, के टेसु, सी के टेसु, सी के टेसु, टेसु कैसे याद करें बताओ इसको? हम कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मानवीयकरण किसका कर रहे हैं? भाई हम मानवीयकरण कर रहे हैं के टू, के टू, केटेसु, केटुसु, सी केटेसु, केटुस, केटसु, केटसु, केट, ये देखो केट, इसको पकड़ लेते हैं, केट, मेरे को तो यही मिला, केटसु। मतलब हम कभी कभार किसी चीज को, भाई आप मानवीयकरण कर रहे हैं, आपने कोई भेदभाव नहीं रखना, आप जानवरों से उतना ही प्यार करते हो, तो स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने किसका? सी केटू, केट का, ये देखो केट, ये केट ले लिया कि सी ए टी से स्टार्ट होता है, हमने के ई टी से बना लिया, तो क्या बन गया? सी के टू। और वैसे भी पेपर में लिखा हुआ आएगा, उसको देखते ही आपको याद तो आ ही जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे किसका? के टू का, के टू, के टू, केट, केटसू, सिकेटसू, सिकेटसू, केटसू का, केट, केट का आप क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। और लास्ट में उस चीज को मेंटेन करना, यानी सस्टेन करना, और वो क्या है आपका? सिट, आ गई ये नाम तो, इससे पहले तो पढ़ ही लेता मैं इनको। क्या है? एस आई के टी, एस आई, एस एच आई टी, एस यू ए ई, ठीक है। चीज को क्या करना? सस्टेन करना, मेंटेन करके रखना, तो हो जाएगा सिट सूके, सिट सूके, सिट सूके। अगर आप सस्टेन नहीं करेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी? सिट, ओ सिट, हमने सस्टेन नहीं किया। याद करना, चलो मेरे साथ आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले एस, एस फॉर क्या है? सोर्ट, सोर्ट करेंगे सीरी को, सोर्ट करेंगे सीरी को, ठीक है। दोनों वाले याद करने हैं साथ साथ। दूसरा है क्या? सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगाएंगे टोन को, ऑर्डर में लगाएंगे टोन को, तो सिस्टोन, ठीक है, सीरी सिस्टोन। फिर है क्या करेंगे? साइन, साइन करेंगे किसका? सीसो का, सीसो, सीसो, शीशे का साइन करेंगे, ये रहा, यहाँ तक तो याद है। स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे के टू, के टू, केट का, तो क्या बना था? सी के टू सू, ये बोला ही नहीं जा रहा मेरे से, सी केट्सू, केट्सू, केट्सू का आप क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। और लास्ट में क्या क्या है? सस्टेन, सस्टेन करेंगे किसको? सस्टेन नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? ओ सिट, ओ सिट, है ना? तो क्या हो जाएगा? सिट सूके, सिट सू, हो जाएंगे याद, कोशिश करना याद हो जाएंगे। ये वाले याद पूछे ही जाते हैं पेपर में। शॉर्ट, शॉर्ट के बाद क्या करेंगे? सेट इन ऑर्डर, साइन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, और फिर क्या कर देंगे? सस्टेन करके रखेंगे। एक बार फिर से आप करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले क्या है? शॉर्ट, शॉर्ट में क्या करेंगे? सर हम सीरी का शॉर्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगाएंगे टोन को, सिस टोन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे सर इन चीज़ों को हम क्या करेंगे? साइन, साइन करेंगे शीशों को, शीशो साइन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन, मानवीकरण करेंगे केट का, तो क्या है? सी केटोन,
सीकेट टोन है क्या? सीकेट सीकेटसू सीकेटसू केटसू का हम केट और सू का हम क्या कर देंगे? स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे। लास्ट में उसको सस्टेन करना, सस्टेन नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? ओ सिट। तो क्या बन जाएगा? सिट सूके। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले क्या? सबसे पहले है जी आपका एस फॉर शॉर्ट, शॉर्ट फॉर क्या हो जाएगा? श्री। श्री मतलब छंटाई करना। ये देखो छंटाई कर रहे हैं, अलग अलग लेवल लगा लिए, इसमें ये डाल दिया, इसमें ये डाल दिया, छंटाई करें, साफ सफाई करें, वर्गीकरण करें। तो ये स्टेप हो गए। दूसरा एस फोर क्या था? पहले एस क्या था? शॉर्ट। दूसरा एस क्या है? दूसरा एस एसर सेट इन ऑर्डर, यानी कि व्यवस्थित करना, ऑर्डर में लगा देना। देखो ये चीज यहाँ लगा दी, ये वाली यहाँ लगा दी, ये यहाँ लगा दी, ये यहाँ लगा रहे हैं, ये हो गया ऑर्डर में। हर एक चीज के लिए जगह निश्चित करें और उन्हें उनके जगह पर ही रखें। फिर क्या है जी? साइन। साइन मतलब सफाई करना, चमकाना। शीशों को चमकाएंगे, शीशों को चमकाएंगे। सफाई मतलब साइन मतलब चमकाना। ये देखो साइन कर रहे हैं, ये देखो शीशे को चमका भी रहे हैं। समझ गए? नियमित अपने कार्य स्तर पर साफ सफाई करना एवं जांच करना। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन, मानवीयकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, है ना? प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये देख लीजिए इसने लेबलिंग लगा रखी है, मशीन वन, मशीन टू, है ना? लेबलिंग करना। मानवीयकरण, स्थापीकरण करना, अनुपालन करना, लोगों को ये रियलाइज कराना कि भाई नई चीज है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में इन सब चीजों को क्या करना? अच्छा इसका नाम क्या था? सिकेटू, सिकेटसू मतलब मानवीयकरण कर दिया, केट केट का मानवीयकरण कर दिया, बिल्ली का मानवीयकरण कर दिया, सिकेटसू। और लास्ट में कौन सा है? लास्ट में जी आपका सिट सूके। अगर इन चीजों को मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो आप, ये आपके चरण बिगड़ जाएंगे। तो इन चीजों को मेंटेन करना। लोग आ रहे हैं भाई, रुक जाइए, आप ये चीज जहां से उठाइए उसी को वहीं रखिए। अच्छा सफाई वाले को तो बोलेंगे भाई हर 3-4 घंटे के बाद सफाई करते रहना। तो अनुशासन, अभ्यास, नियमों को बनाए रखना, इन चीजों को बनाए रखना। तो ये पेपर में आपके भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट, फिर सेट इन ऑर्डर, फिर साइन, फिर स्टैंडर्डाइजेशन और फिर सस्टेन। पहला क्या हो जाएगा? शॉर्ट सीरी का करेंगे। फिर आपका सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगाएंगे टोन को, सी टोन हो जाएगा। फिर आप उसका क्या करेंगे? आप हम करेंगे जी उसका साइन, साइन करेंगे शीशों का। फिर आप क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे आपका किसका? केट का स्केट सू का, सी केट सू का, केट सू, सी केट सू। फिर आप क्या करेंगे? सस्टेन, सस्टेन नहीं करेंगे तो हम कहेंगे सिट सू के, सिट ओ सिट, सिट सू। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर है जी सुरक्षा मापदंड के तहत एक और अवधारणा 5S और 5E। ई फोर क्या है? तो सबसे पहले ई, हालांकि 5P भी देख रहे हैं। सबसे पहले ई है, ई फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। फिर है एजुकेशन, इसको लिंक बना, ये तो हिंदी, ये वाले हिंदी इंग्लिश वाले शब्द और लिंक बनाने में कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस वही वो तो नाम ही ऐसे थे तो मेरे को बहुत जोर आया। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग। फिर ई फोर है एजुकेशन। फिर है ई फॉर इन्फोर्समेंट। फिर ई फोर क्या है? इकोनॉमिकली इंसेंटिव्स। फिर क्या है? ई फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। ये है आपके। सबसे पहले कौन सा है? ई फॉर क्या है? इंजीनियरिंग। एक बार लिख लेते हैं पूरा इनका। फिर ई फॉर है एजुकेशन, साथ साथ मेरे बोलते रहना। ई फॉर है एनफोर्समेंट, याद करा दूंगा, लिंक बनाएंगे जरूर, पक्का बन जाएगा। और ई फॉर है इकोनॉमिकली इन इंसेंटिव। और फिर ई फॉर है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। मैंने कोई भी इन पे पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रखा, अब साथ साथ याद करेंगे, डेफिनेटली होगा। ऐसे सोचो, इंजीनियरिंग वाले से पकड़ते हैं पहले, ई फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की एजुकेशन आपने ले ली, इंजीनियरिंग की एजुकेशन आपने ले ली, एनफोर्समेंट। अब घर वालों ने फोर्स लगाया, इंजीनियरिंग की आपने एजुकेशन ले ली। अगर आप में को दिखे 5S तो आपको सारे नाम लिख लेने हैं। सबसे पहले लिखेंगे, सॉर्ट करेंगे, चीजों को छंटनी करेंगे, फिर ऑर्डर में लगाएंगे, फिर साइन करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, फिर सस्टेन। अब आपसे पूछे तीसरे एस का मतलब बताओ, तो लिखे होंगे तो एक सेकंड में। तो गलती से भी गलती मत करना कि तुम सीधा ही अंदाजा लगा के ऑप्शन में क्लिक करो, लिख लेना आराम से। सिर्फ 5A, सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग की आपने क्या ले ली? शिक्षा ले ली, एजुकेशन मतलब शिक्षा ले ली। अब घर वालों का आपके पुराने लग गया फोर्स, एनफोर्समेंट, फोर्स कि भाई कुछ कमा के लेके आ, हमारी इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली इंसेंटिव लेके आ, इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन सही नहीं है, आप इकोनॉमिकली कुछ कमाइए। तो पहले इंजीनियरिंग की शिक्षा ले ली, शिक्षा लेने के बाद आपको घर वालों ने इन्फोर्समेंट। वैसे भी पता है इंजीनियरिंग का हाल क्या है पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब घर वालों का तो प्रेशर आएगा ही नहीं आएगा। इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एजुकेशन के बाद आप पे फोर्स लगा, इन्फोर्समेंट लगा कि भाई आप इकोनॉमिकली खुद कमाइए, कुछ कमा के लेके आइए, कुछ इंसेंटिव वगैरह कलेक्ट कीजिए, ताकि इमरजेंसी में हमें कोई दिक्कत आए तो हम इमरजेंसी वाली चीज को टैकल कर पाए। घरों में पैसों की किसके जरूरत नहीं है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। हो गई याद? ये तो बहुत आसान है।
समझ रहे हो? कोई भी चीज़ पहले नहीं कर रखी थी, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपके सामने लाइफ में कभी भी ऐसी आ जाए कि भई वो अपने को समझ में नहीं आ रही है, तो वो समझ में ऐसे आएगी जैसे मैंने अब आपको बताया है। आपको रिस्पॉन्स कोई भी चीज़ को तोड़ के करना है। अब मेरे साथ-साथ आप पढ़ेंगे 5 ई है। सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग की शिक्षा, इंजीनियरिंग एजुकेशन। अब घर वाले फोर्स लगा रहे हैं, कुछ कमा के लेके आइए, तो एनफोर्समेंट, ई फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इन्फोर्समेंट। क्या कमा के लेके आइए कि इकोनॉमिकली कुछ इंसेंटिव कलेक्ट कीजिए, कमा के लेके आइए इकोनॉमिकली। कमा के ये नहीं कि आप अनाज वगैरह, हम इंजीनियरिंग कराइए, आप पे पैसे लगाए हैं तो भाई इकोनॉमिकली कुछ इंसेंटिव लेके आइए, ताकि हम इमरजेंसी में जो आप पैसा लेके आएंगे और अपने को कभी इमरजेंसी आएगी तो हम अच्छे से, बस हो गई, बन गई बात। हो गई ना? तो एक बार फिर से मेरे साथ-साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है कि इंजीनियरिंग की क्या ले लीजिए? शिक्षा ले लीजिए, इंजीनियरिंग की शिक्षा ले लीजिए। शिक्षा लेने के बाद घरवालों ने फोर्स किया, एनफोर्समेंट लगाया कि आप इकोनॉमिकली कुछ कमा के लेके आइए इंसेंटिव वगैरह, ताकि हम इमरजेंसी में क्या दे पाएँ? रिस्पॉन्स दे पाएँ। तो ई फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एनफोर्समेंट, ई फॉर इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक या इकोनॉमिक इंसेंटिव, ई फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ई वाले ध्यान रखने, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, फिर उसके बाद आपके ई इकोनॉमिक और फिर ई फॉर इमरजेंसी। क्लियर है भाई? ठीक है। अब ये भी है एक 5 पी धारणा, लेकिन ये पेपर में कभी नहीं पूछी जाती। जैसे रेस वाला कभी नहीं आया, ठीक उस प्रकार से ये नहीं आया। रेस की फुल फॉर्म बताना जरा एक बार, बोलो, लिखो जरा कमेंट में लिखो अभी, जस्ट अभी। अगर आपको, अगर पीछे पढ़ा हुआ याद है तो जस्ट अभी लिख के बताओ। R4, A4, C4 और E4। रेस भी नहीं पूछा गया, लेकिन ये भी नहीं पूछा गया 5 पी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? पी फॉर प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी कि देखना और परीक्षण करना। देखना पहले से, परीक्षण करना कि भाई क्या चीज क्या चल रही है। फिर प्रोटेक्ट करना, बचाना। फिर है जी प्रोवाइड, यानी कि उपलब्ध करवाना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना। फिर प्रिवेंट, रोकथाम, दवाई देना। और फिर लास्ट में जी प्रमोट। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है? तो ये है 5 पी धारणा। तो सबसे पहले, पहले पी का है, पी फॉर प्रिजर्व, देखना परीक्षण करना। किसी चीज को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर देख लिया हमने, तो ये चीज यहाँ ऐसे हो रही है, तो हम फिर कूदेंगे मैदान में। सबसे पहले हम देखेंगे भाई सामने वाले का हाल क्या है। तो पहले हमने देखना परीक्षण कर, कहीं मान के चलो आग लग गई, तो सबसे पहले हम देखेंगे, या ऐसे ही जंप मार देंगे भाई बचाऊं, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, जाके पता लगा खुद ही जल गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे, देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि भाई आग लगी किस वजह से है, आग लगने के कारण क्या थे। इतना नहीं कि इतना टाइम लेने लग जाओ, ये बता रहा हूँ मैं भी। अगर मान के चलो विद्युत से आग लगी है तो वहां पानी वगैरह नहीं लेके जाएंगे बचाने के लिए। अगर मान के चलो कि भाई कोई ऐसी जगह आग लगी है कि वहां ब्लास्ट हो सकते हैं, तो हम पंगा ही नहीं लेंगे, लोगों को बचाएंगे और वहां से दूर भागेंगे। तो सबसे पहले प्रिजर्व, देखना परीक्षण करना, फिर उसका प्रोटेक्ट करना, लोगों को बचाना, मैदान में आना। फिर प्रोवाइड, सुविधा उपलब्ध करवाना, कि भाई हम लोगों को बचाने के लिए या फिर बच गए लोगों को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। फिर प्रिवेंट, रोकथाम करना, सुविधा के साथ रोकथाम करना, प्रिवेंट करना, फिर दवाई पर न देना, कोई इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। या फिर ये कह सकते हैं कि भाई मान के चलो कि भाई जहाँ कट वगैरह लगा है तो वहां पर ब्लीडिंग और ज्यादा ना हो, तो रोकथाम करना और दवाई देना। फिर प्रमोट करना, बढ़ावा देना। बढ़ावा ये नहीं कि ये घटना को बढ़ावा देना, कि लोगों को प्रेरित करना कि भाई जाइए आप भी ये सामाजिक काम करते हैं। तो हो, ये लिंक बनाया है मैंने, एग्जैक्टली कुछ नहीं है, बस आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले देखना, देखने के बाद बचाने के लिए कूदना। इंग्लिश वाले बाद में देखेंगे, पहले देखना, बचाने के लिए कूदना। जब बचाने के लिए कूद जाओ तो उपलब्ध करवाना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सुविधाएं उपलब्ध करवा दो तो फिर उसकी रोकथाम या दवाई पट्टी करना, और फिर लोगों को क्या करना? प्रेरित करना, बढ़ावा देना। तो सबसे पहले पी फॉर प्रिजर्व, प्रिजर्व करना, देखना, परीक्षण करना। फिर प्रोटेक्ट, बचाना। फिर उसके लिए कहेंगे प्रोवाइड करवाना सुविधाएं, और फिर प्रिवेंट, रोकना, और फिर प्रमोट। तो अब इसके पीछे ना मैं ट्रिक बनाता अच्छी अच्छी, लेकिन ये पेपर में पूछा ही नहीं गया, बस आपको पढ़ लेना है और वैसे भी याद हो ही गया होगा आपको। सबसे पहले देखना, परीक्षण करना, प्रिजर्व हो गया। फिर उस स्थान पर आपको प्रोटेक्ट, बचाने के लिए उतरना। फिर उसको प्रोवाइड, सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सुविधाएं उपलब्ध और किसके लिए? तो हमने कह रहा है कि प्रिवेंट, रोकथाम करना, दवाइयाँ पानी करना, ब्लीडिंग वगैरह रुक जाए। और फिर प्रमोट करना, लोगों को प्रेरित करना, बढ़ावा देना। ठीक है? लास्ट है जी ऑर्गेनिक खतरे। अब फिर अपना ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो आपका गलत लिखो। तो लास्ट है जी आपको ऑर्गेनिक खतरे, और फिर एक वो भी करेंगे। ऑर्गेनिक खतरे के बाद है ना, आपको ये इस चीज पे भी देखना है कि भाई आपके जो कचरे का निपटारा होता है वो किस प्रकार से किया जाए। फिर उसके बाद ही आपका, तो सबसे पहले देखते हैं जी ऑर्गेनिक खतरे।
ऑर्गेनिक खतरे की तो कौन-कौन से ऑर्गेनिक खतरे हो सकते हैं? ऑर्गेनिक इकोनॉमिक हैज़ार्डस का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं कि किसी कार्यस्थल पर अजीब मुद्रा में बैठना, कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे आपने देखा होगा जब मैं कल मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ ख़राब थी, तो मैं बीच-बीच में ऐसे कर रहा था, स्टिचिंग कर रहा था। तो ये स्टिचिंग वग़ैरह गर्दन को ऐसे करना बहुत लंबे समय तक, ये हाथ मेरा इस लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ ऐसे उठा के, तो दुखने करने लग जाता है, तो कभी-कभार मैं ऐसे और आपने देखा होगा कि मैं क्लास में ज़्यादातर घूमता रहता हूँ, ताकि भई एक जगह खड़े रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि मेरे को बहुत सारी क्लासें रिकॉर्ड करने होते हैं, तो पाँव में ना खून उतरने लग जाता है, शाम को ना सूजन वग़ैरह आने लग जाती है। तो वो वही चीज़ें क्या है, वही तो आपके किसी कार्यस्थल पर अजीब मुद्रा में बैठना, भारी वस्तुओं को उठाने एवं कंपन के कारण मांसपेशियों में खिंचाव या सिकुड़न पैदा हो जाती है, उसे ऐंठन या मोच कहते हैं। सबको पता है और सबके साथ होता है। आज के टाइम में खान-पीन कैसा है, उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि हर इंसान जो काम करता है, शाम तक उसका सारा शरीर टूट जाता है, क्योंकि उसका लाइफ़स्टाइल और प्लस में उसके बॉडी गेस्चर बहुत मायने रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है जी बैक आर्चिंग यानी कि आपकी बैक का, कमर का। भारी वस्तु को उठाने के कारण मेरुरज्जु, ये जो मांसपेशी में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके उपचार के लिए खड़े होकर अपने हाथों को कमर के सहारे देने के मैं करके दिखाता हूँ। देने के बाद पीछे की ओर झुकना और उरी उस स्थिति में कुछ समय तक रहना जिसे बैक आर्चिंग कहते हैं, इससे पीठ के दर्द का आराम होता है। कहने का मतलब है यहाँ ऐसे काम करने के बाद लोग और आह! ऐसे करते हैं। हमको लगता है पता नहीं इसके क्या हो गया, लेकिन वो क्या कर रहा है बैक आर्चिंग कर लोग खड़े होंगे, ऐसे कोई काम कोई सिलाई करने वाला है या फिर कोई महीन सा काम करने लगे, वो कोई अकाउंट का काम कर ऐसे लगा रहता है। अब वो जैसे ही खड़ा हुआ, पहले कुछ लोग ऐसे माय आह! ये क्या है? ये स्टिचिंग है एक प्रकार की। पंजे के तान खड़े हो ना और ऐसे पूरी ये पीटी नहीं करा रहा, बता रहा हूँ बहुत काम की बात है, आगे जॉब भी लगेंगे। फिर वो ऐसे खड़े होने के बाद आह! आह! ये क्या है? ये बेकार चीज़ है, बहुत काम की। ये मैं करता हूँ अब, है ना? जब कभी रेस्ट वगैरह करने के बाद जब उठते हैं या फिर काम करने के बाद जब उठते हैं तो ऐसे बेकार चीज़ करनी चाहिए। फिर है जी चिन, ये भी मेरे को मेरी सर्वाइकल की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। जब जिस टाइम हम जो मैथ 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 है अपना सब्जेक्ट वैसे देखा जाए तो, ये तो अपनी बैकग्राउंड एजुकेशन है ये, इससे तो हम पढ़े हैं और मैथ फिर हमने तैयार किया। जब हम मैथ को तैयार कॉम्पिटिशन की कभी तैयारी नहीं की, वो तो ठीक है अभी पढ़ाने लग गए, सब्जेक्ट का धीरे-धीरे नॉलेज हो गया, फिर कभी फॉर्म भरे जॉब लग गई, ठीक है? तो जब हम मैथ करते थे ना तो पूरा दिन लाइब्रेरी में ऐसे बैठ के ये देखो आइथन भी पढ़ गया, अब भी आप देखोगे ये देखो आइथन, ये ना लोगों के ना हार्ड वर्क करके आइथन पढ़ते हैं हाथों में ऐसे। कोई कस्सी का काम करे, कोई हार्ड चीज़ों को, कोई लोहार का ऐसा काम करे। मेरे पेन से आइटन पड़ गया, आप सोच सकते हो मैंने कितना पेन का यूज़ किया होगा। तो फिर ऐसे लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, तो ना फिर ये खींचने लग गई, ये दर्द बहुत भयंकर दर्द होने लग गया। तब फिर डॉक्टर ने कहा था कि भई जो जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन चीज़ों के, उन्होंने कहा कि भई जब आप लंबे समय तक ऐसे बैठे रहते हो ना, तो थोड़े-थोड़े बाद देर बाद ना ऐसे रियलाइज़ करके, ऐसे घुमा लिया करो ऐसे और ऐसे चिन को और ऐसे। वैसे तो हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए, ऐसे कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं चिन टक। गर्दन की मांसपेशियों को खिंचाव या मोच आने पर सिर को सीधा व ठुड्डी चिन पर उँगलियाँ के सहारे ऊपर की ओर उठाना, सीधा सीधा ऊपर। ये भी बेस्ट एक्सरसाइज़ है। जिनके सर्वाइकल की दिक्कत है ना, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है। और सुबह-सुबह तो ऐसे घुमाइए, कम से कम 7 बार ऐसे, है ना? 7 बार उल्टी साइड, फिर दो 3-4 बार ऐसे कीजिए, आगे-पीछे कीजिए। जी। तो एक हो गई बैक आर्चिंग और दूसरी हो गई चिन डक होती है। इसे सही तरीके से करने से गर्दन की मांसपेशियों में लचीलापन आता है और आपकी जकड़न नहीं होगी। फिंगर फैन, फिंगर फैन भी आपकी जब बहुत ज़्यादा समय तक आप अपनी उँगलियों से काम करते हो तो उसे फिर आपकी क्या हो जाती है जकड़न स्टार्ट हो जाती है। हाथ की उँगलियों की मांसपेशियों में उत्पन्न खिंचाव या मोच के उपचार के लिए अंगूठे और उँगलियों को 90 डिग्री के कोण पर फैलाकर है ना फिर फिंगर फैन करते हैं। इस क्रिया को बार-बार दोहराते रहते हैं और उँगलियों में तनाव खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे जो स्टार्टिंग में स्टिच में देखो 3-4 कटके भी निकल गए। ये जो करते हैं ये भी बेस्ट है। इसके साथ जो पूरी बॉडी की स्टिचिंग होती है ये वाली पूरा ऐसे, वैसे आगे ऊपर की तरफ ऐसा हाथ करके पूरी हाइट खींच के, ये पूरी बॉडी की फुल स्टिचिंग है, ठीक है? और जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको अच्छे से पता होगा और उँगलियों की ये वाली, देखो मेरे तो फिर से भी कट के निकल रहे हैं भाई, पता नहीं क्या चक्कर है।
ये नवरात्रे चल रहे हैं, खाना-पीना सही नहीं हो रहा है, ठीक है? इस वजह से हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? पेन फिंगर। बस आज हो जाए। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत मोच, ऐंठन व आंतरिक चोट से राहत पाने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं, जैसे रेस था, ठीक उसी प्रकार से राइस है। क्या है? राइस है। राइस के नियम का पालन करते हैं। सबसे पहले अगर आपके मोच, ऐंठन और आंतरिक चोट लग गई है ना? किसी भी ऑर्गेनिक खतरे की वजह से, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब समझते हो क्या? कोई भारी चीज उठा लेना, लंबे समय तक एक ही बॉडी के स्ट्रक्चर में काम करना, तो उस वजह से आपके फिर क्या हो गई है, आपकी कोई अ, ऐंठन, मोट, सिकुड़न या फिर मांसपेशियों में खिंचाव हो गए, तो राइस वाले नियम को फॉलो करेंगे। R4 क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। ठीक है? बॉडी को अब उस कंडीशन में नहीं लेके आएँगे कि फिर से आपके दर्द और एक्स्ट्रा हो। फिर क्या करेंगे? बर्फ से सिकाई करेंगे, I फॉर आइसिंग, यानी कि बर्फ से। बेस्ट है ये। पहले जब जिम वगैरह में जाता था ना, तो जोश-जोश में ना जो जो साथ वाला होता था, जिसके साथ हम एक्सरसाइज़ करते थे, अब उसको तो कम से कम मान के चलो कि भई पिछले ढाई 3 साल से वो कंटिन्यू कर रहा था। मैं उसके साथ ही 15वें-16वें दिन वज़न उठाने लग गया था। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो एक दिन ना मैंने बाइसेप्स के लगा लिया, हाथ सीधे ही नहीं हुए ऐसे, ऐसे ही रह गए, ऐसे ही रह गए। तो फिर उसने कहा कि भई नमक डाल के, जिम वाला जो कोच होता है, नमक गर्म पानी में नमक डाल के और ऐसे सेकाई करो, ऐसे सेकाई करो। अगर आप पहले बता देते तो मैं आपकी आइसिंग कर देता। फिर मेरे को उस टाइम तो नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया कि जब आपके मोच, ऐंठन ऐंठन मतलब मसल्स का अकड़ जाना, आंतरिक चोट हो जाती है, तो आइसिंग की जाती है। आइसिंग मतलब बर्फ की सिकाई की जाती है। उनके पास आइस बैग होते हैं, आइसिंग बैग होते हैं, ठीक है? फिर क्या करना? कंप्रेस करना, दबाना, उस हिस्से को दबाना, जैसे यहाँ ऐसे, गर्दन में हो जाए तो ऐसे दबाना। ऐसे आराम मिलेगा आपको, ठीक है? और लास्ट वाला क्या है? आपको क्या करना है? एलिवेशन देना, एलिवेशन देना। ये क्या है एलिवेशन? ऊँचाई। जैसे पाँव में आपके एंटन है तो उसको थोड़ा-सा हाइट पे रखना। हाथ में है तो उसको, जैसे आप लेटे पड़े हो, तो इस हाथ के नीचे तकिया लगा देना। ये होता है, उस चीज़ को एलिवेशन देना, हाइट पे रखना, ठीक है? ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस प्रकार से हो कि भई जैसे लोग बैठे रहते हैं, पाँव में सूजन आ जाती है, तो आपने देखा होगा जब लंच वगैरह होता है तो अपने पाँव को तुरंत वो चेयर या टेबल पे ले आते हैं। हालाँकि चेयर पे ले आइए, टेबल पे कभी नहीं लेके आना चाहिए। जिस मान लो कि इस टेबल पे काम कर रहे हो, इस पे कभी नहीं लेके आना चाहिए, ना इस पे कभी खाना वगैरह खाना चाहिए। ये आपकी रोज़ी-रोटी है, इसकी रिस्पेक्ट करनी। लेकिन कुछ लोग चेयर पे रख लेते हैं, तो वो सही है ताकि थोड़ा-सा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से। तो राइस वाले नियम को फॉलो करेंगे, R फॉर रेस्ट, R फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेस और E फॉर इवैल्यूएशन। ना सिर्फ ये टॉपिक है, ये अपने रियल लाइफ में जो ये सारा पढ़ा है ना हमने, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, तो ये पूरा, पूरा का पूरा अपने रियल लाइफ में भी लागू होगा और खास करके जिनकी जॉब लगने वाली है। ठीक है? अब है जी बेकार सामग्री का निपटारा करना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका कलर ध्यान रखना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कलर ध्यान रखना। जो पेपर वगैरह, घास-फूस वगैरह जो डालते हैं, उसका कलर होता है ब्लू। क्या कलर होता है? ब्लू। ठीक है? ये पेपर में आया नहीं है, आ सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आज के टाइम में चरम सीमा पर है। जो काँच की चीज़ें होती हैं, ग्लास वगैरह होती है, उसका रंग होता है ग्रीन। आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा। जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जो डाली जाएगी, उनका कलर रहेगा आपका येलो। और जो आपकी क्या है? प्लास्टिक में भी जो आपकी सॉरी पेपर, ग्लास, मेटल, मेटल की जो चीज़ें, मैंने प्लास्टिक बोल दिया था, उसका कलर होता है येलो। और जो आपकी प्लास्टिक है, जो आपका है, वो आपका चला जाएगा रेड में। और ये कार्यस्थल पर बदलते रहते हैं। हॉस्पिटल में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा। अपने विद्युत कार्य में इन्हीं चीज़ों को, सबसे पहले पेपर येलो वाले में, आपके ग्लास, आप कहेंगे ग्रीनरी तो सर नेचर को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। तो ध्यान रखेंगे, ग्लास वगैरह हो तो वो किसमें डालेंगे? ग्रीन वाले में। और आपका मेटल है, कोई भी धातु की बनी चीज़ है, वो येलो वाले में। और आपका प्लास्टिक है, वो किसमें डाला जाएगा? वो डाला जाएगा रेड वाले में। समझ रहे हो? सर कोई तरीका इनको याद करने का? तो देखो, प्लास्टिक आपका कई सालों तक नहीं खराब होता, पड़ा ही रहता है। लेकिन वो उसमें से जब वो उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी तो वो एनवायरनमेंट को खराब करेगा, तो रेड में रखा। इसका तो डिकम्पोज़िशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटल वगैरह धातु को कोई चीज़ होती है, वो भी आपकी खतरनाक ही रहती है, एज़ कम्पेयर टू कम रहेगी किससे? प्लास्टिक की, तो उसको येलो थोड़ा कम। अच्छा काँच है, काँच चुभ सकता है किसी को, लेकिन एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ग्लास वगैरह है वो किसमें डालेंगे? हम ग्रीन वाले। और पेपर है उसको तो कोई ज़्यादा नहीं है, उसको तो भी नॉर्मल सी बात है। ये दोनों सॉफ्ट कलर है, ग्रीन और वो आपका ब्लू, तो वो दोनों नीला मतलब आपके ब्लू मतलब नीला, यानी कि तो सॉफ्ट कलर है, तो ये सॉफ्ट चीज़ों के लिए, जैसे ये कागज़ के लिए हो गया, आपका ये ग्लास वगैरह, ये आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन इससे ये है कि भई आप किसी के काँच लग वगैरह सकते हैं, तो ग्लास वगैरह आप काँच के हो, तो इसमें डालेंगे।
अब थोड़ा-सा ज़्यादा कोई जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा सकता है वो मेटल या धातु की बनी चीज़ तो येलो में, और बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाने वाला है उसको रेड में। कुछ ऐसा लिंक बना के आप इन्हें याद कर सकते हैं। फिर हमें किस प्रकार से इस कचरे का निवारण करना चाहिए? तो पहला है, आपने देखा होगा दिल्ली वाले एनसीआर एरिया में, बड़े-बड़े जो सिटीज़ हैं उनमें क्या रहता है? लैंडफ़िल रहते हैं, यानी कि कचरे का, कूड़े का स्पेशल एक स्थान बना दिया जाता है और वहाँ पर आप कूड़े-कचरे को इकट्ठा करते हैं। दूसरा है जी, इसका क्या कर सकते हैं हम? दूसरा हम कर सकते हैं इसका इनसिनरेशन, इनसिनरेशन, यानी कि आप इसमें आग लगा के इसको जला भी सकते हैं। ये पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, वो बस कलर आए हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि भी क्या-क्या कर सकते हैं। डिकम्पोज़िशन, कोई गड्ढा खोद के, है ना, उसको बूर सकते हो। रिसाइक्लिंग मतलब फिर से यूज़ करने। तो बेस्ट कौन-सा है, जिसपे हमें फ़ोकस करना चाहिए, वो है रिसाइक्लिंग। लेकिन सारी चीज़ों की रिसाइक्लिंग नहीं कर सकते हम, है ना? तो कुछ चीज़ों की कर सकते हैं, जिसकी कर सकते हैं उसकी करनी चाहिए, ख़ास करके प्लास्टिक वग़ैरह की। वरना जो चीज़ें एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचाती है, तो उसको हम इनसिनरेशन मतलब जला वग़ैरह देंगे। जो आपकी मिट्टी वग़ैरह को कम नुकसान पहुँचाती है, उसको कंपोज़िशन मतलब गड्ढा खोद के दबा देंगे। और ये लैंडफ़िल, इसी से आपकी रिसाइक्लिंग होती है। पहले कचरे वग़ैरह को इकट्ठा करते रहें, बहुत लंबे समय तक नहीं, नहीं तो वो एनवायरनमेंट को पहुँचाएगा नुकसान, जानवरों को नुकसान पहुँचाएगा। उसकी जल्द से जल्द हमें क्या कर लेनी चाहिए, रिसाइक्लिंग कर। ठीक है भाई? अब बात करते हैं मानव एवं मानवीकरण, फुल फॉर्म और मानव एवं मानवीकरण की क्या कौन-कौन से संस्थाएँ हैं जो स्पेशल इस पे वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने आया था ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो आईएसओ मार्क्स होते हैं, उसको निर्धारित करने वाली जो इंडिया की संस्था है, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, मानवीयकरण कर देती है। मानव व मानवीयकरण यानी कि स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि हम उनको देख के चीज़ों को ले पाएँ। जैसे मान के चलो इन चीज़ों का फ़ायदा क्या किसको होता है? तो एक तो जो बेचने वाला होता है, आगे लिखा पड़ा है सारा, बेचने वाले को फ़ायदा होगा कि आईएसओ की उसके पास चीज़ें हैं। तो निर्माता मैन्युफैक्चर को फ़ायदा होता है कि भई वो कंपनी की चीज़ें बनाता है। अच्छा, उपभोक्ता को कंज्यूमर का फ़ायदा होता है, उसको कोई किंतु-परंतु नहीं है, आईएसओ सर्टिफ़िकेट है, प्लस में वो कंपनी की चीज़ है। फिर संगठित ग्राहक ऑर्गेनाइज़ेशन को भी बहुत फ़ायदा होता है, वो थोक में माल उठा सकता है कि भई कंपनी की चीज़ है, बिके ही बिकेगी। और एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर भी ये कह के कि भई ये देखो कंपनी की चीज़ है, आईएसओ द्वारा सर्टिफ़ाइड है, आप इसको ले लीजिए, इसमें कोई किंतु-परंतु, लोकल चीज़ है तो खरीदने वाला 20 नुक्ताचीनी करेगा, क्या पता कौन से मटेरियल लीजिए, तो एक प्रॉपर कंपोज़िशन होती है, स्टैंडर्डाइज़ेशन कर देते हैं। तो एक्सपर्ट इंस्पेक्शन ऑफिसर यानी कि अधिकारियों के लिए भी उसको जांच पड़ताल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कंपनी ने जब इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया है, इस पे लाइसेंस दिया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसकी जांच पड़ताल अच्छे से हुई है, तो ऑफिसर के लिए भी जांच पड़ताल करना आसान है। तो चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन करने के पीछे इंडिया की संस्था, अमेरिका की संस्था, जापान की संस्था, ब्रिटिश की संस्था, उन संस्था से रिलेटेड नाम है जिनकी फुल फॉर्म पेपर में आती है। जैसे सबसे पहले इंडिया की जो संस्था है, पहले ये पढ़ लेते हैं। भारत में निर्मित वस्तुओं को बाजार में विक्रय योग्य बनाने तथा ग्राहकों एवं उद्योगियों यो बनाने वाले जो है के हितों की रक्षा के लिए मानक निर्धारित करना अति आवश्यक है। यानी कि ग्राहक के लिए और जो कंपनी वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, उनके लिए इनका मानवीयकरण करना, यानी कि इनके लिए कुछ पर्टिकुलर इनकी हितों की रक्षा के लिए इनका मानक निर्धारित करना अति आवश्यक है। इन सभी मानकों का निर्धारण मानवीयकरण कहलाता है। स्टैंडर्डाइजेशन करना ही मानवीयकरण कहलाता है। यह कार्य विभिन्न मानक संगठनों के द्वारा किया जाता है। ये संगठन लिख रखे हैं। कुछ संस्थानों का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार से है। जैसे इंडिया की बात करूं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आईएसओ, आई आईएसआई, पहले आईएसओ था, लेकिन वो तो आपको पता है एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, तो आईएसआई कर दिया। यानी कि आईएसआई भी वो संगठन नहीं है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन है। आईएसआई पहले नाम था इसका, ठीक है, तो अब इसका आपने नया नाम क्या रख दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, और पहले किस नाम थे, आईएसआई, आईएसओ, आईएसआई है ना। आईएसओ तो चलो ठीक है, फिर भी स्पेस की है, ये आईएसआई, ये वही आईएसआई एक संगठन भी है जो आतंकवाद से रिलेटेड है, तो फिर इसका नाम हमने चेंज किया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पहले क्या था, आईएसआई। तो अब आईएसआई का न्यू अपडेटेड नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि ये लाइसेंस वगैरह आपके शो करती है। या फिर ये कह सकते हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन संस्था है जो आईएसआई मार्क के, हॉल मार्क के आपको लोगों के बीच में चीजों को इंट्रोड्यूस करता है, भाई दिखाइए इसका आईएसआई मार्क का है। आपने हेलमेट खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, उसका आईएसआई लोगो देखना चाहिए, और वो किस कौन सी संस्था करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो सबसे पहले उसका आईएसआई लोगो देखिए, मार्क देखिए, फिर हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये कंपनी बढ़िया किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा बनी गई है।
फिर एक है जी आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये ओवरऑल जितने भी देश हैं उन सब में ये वर्क करती है। यानी कि इंटरनेशनली कोई चीज आपको खरीदनी हो तो आप क्या देखेंगे, आईएसओ की संस्था के द्वारा उसका एक लोगो देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सर ये क्या है फिर? बेटा हमारे जो पेपर में आएगी बस इनकी फुल फॉर्म आएगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, फिर आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जापान की जो संस्था है उसको बोलते हैं JIS, यानी कि जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन। और कहाँ की है ये है जी जापान की। ये कहाँ की है जी? जापान की है। बस ये अपने को फुल फॉर्म देख रखा है। फिर है जी BSI, ब्रिटिश ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ का है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जी ब्रिटेन का। फिर है जी ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये कहाँ की है जी? अमेरिका की है। फिर एक डच, डच से रिलेटेड डिन, डच इंडस्ट्री नॉर्मन, डच इंडस्ट्री नॉर्मन, ये कहाँ की है? जर्मनी की। और एक है जी गोस्ट, गोस्ट कहाँ की है? रसिया की। तो बस इनकी फुल फॉर्म देख लेना आप। इंडिया वाले विशेष करके याद रखेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपके आईएसओ के लोगो बनाती है। ठीक है, आईएसओ के लोगो से आप उनको खरीद सकते हो। आईएसआई, आईएसओ बोल रहा हूँ, आईएसआई के। फिर आपका जी आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इनके फुल फॉर्म याद रखनी है। एक है जी JIS, जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, जापान के। फिर है BSI, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, है ना, ब्रिटेन की है। फिर ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। और फिर आपका डिन, डच इंडस्ट्री नॉर्मन। और फिर आपका गोस्ट, ये रसिया की। अब देखो जो पेपर में रिपीट हुए हैं उस पे निशान लगा देता हूँ। BIS को याद करो, ISO को याद करो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, किसके लिए? ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। एक याद रखो ये वाली, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। बाकी आप याद करो तो एक ये और कर लेना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ये आप याद कर लेना। बाकी आप पढ़ लेना, मतलब 4 याद कर लेना, 3 को जस्ट पढ़ लेना। ठीक है। संस्था कहाँ की है? ये वाली इंडिया की है, ये इंटरनेशनली है, ये जापान की है, जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन। और ये आपके ब्रिटिश के, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन की है। और ये कैसे की है? अमेरिका की, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका की है। फिर डच, डच मतलब आपकी जर्मनी की रहेगी, और गोस्ट आपकी रसिया की। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, और इनको बार बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाए। अच्छा, जो स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं उसका बेनिफिट क्या है? तो निर्माताओं के लिए, इसके लिए बहुत सारी लंबी चौड़ी चौड़ी नहीं करनी आपको। तो जो आपको निर्माताएं हैं, जो मतलब जो मैन्युफैक्चर है, वो अगर किसी कंपनी उसको ISO सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब उसकी एक बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती है। एक तो मतलब ऐसे समझो कि आप बहुत बड़ी मार्केट में अपने कदम जमाना चाहते हो, तो आप कोई लोकल चीज को मार्केट में उतारोगे तो क्या लोग खरीदेंगे? क्या इतनी तवज्जो देंगे? नहीं देंगे। और वही चीज अगर आपकी लोकल हो और उस पर आप अपना लोगो लेके आते हो, ISO ISI के द्वारा सर्टिफाइड करवाते हो, संस्था कौन सी है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, तो करवाते हो, तो इसका मतलब अब आपके लिए मार्केट में कदम जमाना थोड़ा आसान रहेगा। और जो कस्टमर है, निर्माताओं के लिए हो गया भाई, उनकी वैल्यू बहुत अच्छी बनती है। कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोई भी अब कोई मॉल में चला गया तो वो क्या करता है? भाई भाई आम इंसान है तो बात अलग है, लेकिन अच्छा खासा स्टैंडर्ड का इंसान है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में आता है, तो वो क्या सोचता है? भाई मैं बढ़िया कंपनी की ही चीजें लेके आऊंगा, ताकि लोकल चीजों का भी ये भी ना हो कि कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए। लोकल चीजों का ये भी भरोसा नहीं होता कि भाई कौन से किस प्रकार से लेबर वर्क ने इसको बनाया हुआ। हालांकि देखो, जो चीज जितने मतलब बड़े मॉल में जाते हैं तो उतनी कॉस्टली भी हो जाती है, लेकिन कंज्यूमर के लिए एक आसान होता है किसी चीज को खरीदना, कि जब उस पे क्या हो, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा, ISI के द्वारा लोगो लगा रखा हो, तो कंज्यूमर उसे आंख बंद करके खरीद सकता है। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड परचेजर्स, बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनके लिए खरीदना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये ISO द्वारा सर्टिफाइड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन संगठन के द्वारा सर्टिफाइड है, तो वो आंख बंद करके ट्रस्ट दिखा के इन चीजों को खरीद लेते हैं। और लोग कुछ ऐड भी कुछ इस प्रकार से करते हैं कि हमें यहाँ से इसको मान्यता प्राप्त है, ISO ISI द्वारा स्टैंड, ये बार बार मेरे से ना ISO निकल रहा है, ठीक है, लेकिन ISI है, या ISI द्वारा सर्टिफिकेट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है, ये इंटरनेशनल वाला लोगो लगा है, तो फिर बेचना आसान रहता है। ठीक है। और फिर बोलता है फॉर एक्सपर्टर्स, जो एक्सपर्ट करते हैं माल, तो वो भी कह सकते हैं कि भी देखो, हमारी हमारे देश का जो बेस्ट लोगो है ना, ISI,
वो इस पे लगा हुआ है, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर लास्ट बोला है कि निर्यात निरीक्षण अधिकारियों के लिए, अब जो अधिकारी आते हैं, है ना, तो एक्सपर्ट जो टेक्साइज एक्साइज जो ड्यूटी लगी होती है आपके पोर्ट्स पे, है ना, तो वहां पर अगर वो लोगो लगा होगा तो वो चीजों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में कोई आपको हर्ज नहीं करेंगे। मान के चलो कोई चीज अमेरिका से आ रही है और उस पे अमेरिका से आ रही है तो ASA का उसको लोगो लगा है, तो वो कह देगा हाँ ठीक है भाई लोगो लगा है, इसका मतलब वहां की सरकार ने इसको मान्यता दे दी। मान के चले कोई ब्रिटेन से आ रही है, BSI का उस पे लोगो लगा है, तो कह देगा ठीक है ले लो अंदर ले लो। अगर मान के चलो ब्रिटेन से ही आ रही है और उस पे लोगो कोई लगा ही नहीं है, तो फिर उसकी जांच पड़ताल होगी, कहीं वो हमारे देश के लोगों के लिए घातक से ना। समझ गए इस बात को? तो ये हो गए, ये मैन्युफैक्चर के लिए बहुत कारगर है, स्टैंडर्डाइजेशन करना, मानव मानकीकरण, लोगो लगाना। कंज्यूमर के लिए बहुत फायदेमंद है, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के परचेजर के लिए बहुत आसान है, वो खरीद सकता है इसको, है ना, फायदा ही होगा क्योंकि कंपनी की चीजें आगे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स करते हैं उनके लिए भी आसान रहेगा, चीजों को मार्केट में उतार सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए भी एक राहत की सांस होती है कि हाँ इस पे एक बढ़िया स्टैंडर्डाइज्ड लोगो लगा है। क्लियर है भाई? तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से ध्यान रखनी है? खास करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, फिर आपका ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जैपनीज वाली पढ़ लेना, जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जापान की है, ये वाले ध्यान रखना है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, BIS और BSI थोड़ा सा फर्क है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन के है। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका के, डिन डच इंडस्ट्री नॉर्मन, ये नॉर्मन जर्मनी की है, और गोस्ट आपकी रशिया। चलिए ना भाई, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा। इस चैप्टर की कंप्लीट PDF फाइल जो मैंने क्लास में कराया है, और आज ही क्लास खत्म हुई है तो आज ही मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन पहले नहीं देता मैं, और आज ही मैं इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो आप PDF को रिवाइज करने के बाद उनको पढ़ लेना। आप फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी